नमस्कार। नमस्कार। मुझे आशा है और विश्वास है आप सभी आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम हिंदी शिक्षण समूह पहचान, हिंदगी, हिंदी है, जिंदगी एवं हमारा मीडिया पार्टनर समाज्ञा का संयुक्त प्रयास है। पिछली बार आपकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकारा डॉक्टर मंजरी शुक्ला से हमने करवाई थी। आपके कमेंट एवं लाइक को देखकर यह तो साबित हो गया कि हमारा प्रयास सही दिशा में है। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शिक्षाविद से करवाने जा रहे हैं जो अपनी मेहनत एवं लगन के लिए जानी जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करीबन 23 पुस्तकें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन से प्रकाशित हो चुकी हैं। 50 से भी ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया है। मात्र इस महामारी के काल में ही 1200 से भी ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी हां आपने सुना, सही सुना, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। शिक्षा जो है, अर्थात कहा जाए शिक्षक शिक्षा परिषद जो है, उसकी पूर्वी क्षेत्र की उपाध्यक्ष भी हैं। सीबीएसई स्कूलों के मुख्य शिक्षक प्रशिक्षक भी हैं। सीबीएसई स्कूल एवं कॉलेज एवं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी इत्यादि की गवर्निंग बॉडी की सदस्य भी हैं। शिक्षा जगत में अभूतपूर्व कार्य के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सम्मानित एवं पुरस्कृत भी हुई हैं। इन्होंने कई विषयों में एमए, एमएससी भी किया है। साथ ही एमएड शिक्षा शास्त्र में, एमफिल, पीएचडी, नेट सेट इनके नाम से जुड़े हैं। फहरिस्त काफी लंबी है और समय हमारे पास बहुत कम, तो आइए आपको सीधे रूबरू कराते हैं विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर सविता मिश्रा जी से। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता मिश्रा विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल बोल रही हूँ, पर उससे पहले मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका ही रहना चाहती हूँ आजीवन। आज मैडम जैसा कि आप जानती हैं कि आज का हमारा विषय है कोरोना काल में शिक्षण, शिक्षक एवं विद्यार्थियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे, परंतु उससे पहले हम और हमारे दर्शक आपके विषय में जानना चाहेंगे। जैसे आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से की, आपका कार्य क्षेत्र कहाँ है और क्या करती हैं, और उसके अलावा और क्या क्या है, सभी जानना चाहेंगे मैडम। जी, मैं आपने तो मेरे विषय में शायद सब कुछ बोल ही दिया है, फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर सविता मिश्रा बोल रही हूँ। मैं शुरू करती हूँ अपने ग्रेजुएशन से, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी। जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया तो मेरी शादी हो गई। जी।
और मेरी शादी को 24 इयर्स हो गए। उस टाइम जब जस्ट ग्रेजुएशन किया था, कभी सोचा नहीं था जो यहाँ तक पहुँचूंगी। बस ऐसे ही सफ़र चलता गया और वक्त गुजरता गया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी बहुत उन्होंने प्रयास भी किया, मैंने भी प्रयास किया, बट कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है, डेस्टिनी जहाँ होती है लोग वहीं जी जी, पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन भी ले ली थी सबोर में। शायद आपने सुना होगा, बिहार में सबोर है, वहाँ पे जी 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 जी। शायद मैंने वहाँ पे 1 वीक डांस भी किया। फिर पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं, शायद ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। फिर जी मैं वापस आके मैंने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स किया। जी मैडम। फिर उसके बाद शादी हो गई, गैंगटोक आ गई, सिक्किम। हस्बैंड वहीं पोस्टेड थे। जी फिर पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई से उतना लगा नहीं। शादी के बाद लगा कि चलो एज ए हाउसवाइफ ही मैं रहूंगी। और लेकिन मेरे हस्बैंड बोले तुम, और मैं हमेशा टॉपर रही हूँ। अरे वाह, मैं बिहार बोर्ड की टॉपर थी। और क्या बात। आईएससी, हमारे टाइम आईएससी होता था, आईएससी में टॉपर थी, ग्रेजुएशन में जी टॉपर थी। जी तो जी हमारे हस्बैंड ने कहा कि जब तुम इतना अच्छा पढ़ने में हो तो पढ़ो। लेकिन जी मुझे जी। पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही चला गया था। लगा कि नहीं, मेडिकल में नहीं हुआ तो मैं अब नहीं पढ़ूंगी, अब ऐसे ही रहूंगी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम पढ़ो। फिर मैंने शुरू किया। उसी टाइम मैंने एमएससी जियोलॉजी की, फिर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस किया। जी और गैंगटोक में 2003 में एक बीएड कॉलेज खुला। शायद हमारे त्रिलोकनाथ पांडे जी जानते होंगे, जी, मैं क्योंकि वहीं से अपना एमएड किया था। मुझे पूर्ण विषय और मुझे याद। वो हमारा कॉलेज और ऑफ आप मेरी गुरु एजुकेशन। रही हैं, आपका चरण स्पर्श मैं जरूर यहीं से धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद। जी तो जी जी 2003 में जब वो कॉलेज खुला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बीएड कर लो। जी। हमने बोला क्यों बीएड करना, बीएड करूंगी तो आप बोलेंगे जॉब कर लो, और मैं जॉब करना नहीं चाहती। तो फिर ऐसे ही हमने बीएड कर दिया। जी और वही हुआ, जब बीएड कर रही थी तो फिर जॉब के लिए ट्राई किया और जी। जॉब हो भी गया। हम्म, ये 2004 से शुरुआत की मैंने अपने करियर की, और जी। शायद उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या फिर बात है। एमए किया, हाँ, फिर एमफिल किया, पीएचडी किया, नेट सेट, और मास्टर्स भी मैंने एजुकेशन में किया, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किया। एमएससी वाह। फिर मैंने अप्लाइड बायोलॉजी में किया। जी तो ऐसे करके ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं एमएड के बाद उसी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन की 2008 में। क्या बात। और बस वहाँ पे हमने 9 साल काम किए। उसके बाद मैं जी 2017 में एज ए प्रिंसिपल सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गई, क्या और बात। अभी वहीं हूँ। बट जी जी। इसके सिवा भी अब मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षक तो मैं चॉइस बाय चॉइस नहीं हूँ, बाय चांस ही हूँ। लेकिन अच्छा। कहते हैं ना जो एप्टीट्यूड, एक वर्ड है कि एप्टीट्यूड, शायद वो जी जी। एप्टीट्यूड मेरे में कहीं ना कहीं था। हम्म तो हम्म जब हम्म, मैंने इस प्रोफेशन में इंटर किया तो वो जी मैडम। एप्टीट्यूड मेरा काम आया। और जी मैं 2010 में सिक्किम यूनिवर्सिटी से बेस्ट टीचर अवार्ड से मुझे जी जी। सम्मानित किया गया। वाह। और वो शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम किया। क्या उसके बाद बात मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट के लिए और कुछ करना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। और मैं है। अपने जी। आप को अपग्रेड करती रही, और अपने स्टूडेंट से भी फीडबैक में देती थी हाँ हाँ कि हाँ। मेरे क्लासेस कैसे लगे, या तुम लोग को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और हाँ, वो ये लोग जो बहुत बोलते जरूरी थे, हाँ, और वो लोग जो बोलते थे मैं उस पर इम्प्रूवमेंट भी खुद को करती गई, और ऐसे सिलसिला चलता रहा। है। जी लेकिन इसके इसके अलावा भी मेरे और भी कार्य क्षेत्र रहे। जैसे मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं, जी। मेरा अपना एक सोसाइटी है यहाँ पे, वाह। रानी रंगा यशोदा एजुकेशनल सोसाइटी। जी उसके मैडम। द्वारा मैं, जैसे अभी कोरोना काल में तो मैंने, अब बोलना तो नहीं चाहिए कि मैंने कितना काम किया, बट मेरी इच्छा रहती है कि मैं लोगों के मदद करूं, उनको जी। जहाँ तक हो सके उनको मदद पहुंचाऊं। उनको जब क्या भी बात। मेरी ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ उनको। जी तो मैडम। ऐसे छोटे मोटे कार्य मैं करते रहती हूँ। मैं काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ईस्टर्न जोन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और वेस्ट बंगाल चैप्टर की चेयरमैन हूँ। और जी वो भी एक प्लेटफॉर्म है कि मैं काम करते रहती हूँ अपने
स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग कम्युनिटी के लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, शायद लोगों को उससे मोटिवेशन मिले कि जी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जी कभी जी रिजेक्शन भी देखा है, एक्सेप्टेंस है तो जी रिजेक्शन भी है लाइफ में, जी बहुत बिल्कुल। कुछ सहा भी है। 2017 के दिसंबर में मुझे स्पाइन टीवी डिटेक्ट हुआ। मुझे ओह, बहुत बैक पेन हो रहा था बहुत दिनों से। तो जी मैंने मैम। सोचा शायद पता नहीं, डॉक्टरों ने भी बोला शायद वेट ज्यादा है इसलिए। लेकिन जब बहुत हम्म। ज्यादा पेन हुआ तो मुझे वेंडोर जाना पड़ा, और वहाँ जी पे डिटेक्ट हुआ कि मैं स्पाइन टीवी हो गया है और 75% N1 N2 मेरा डैमेज हो चुका है। ओहो। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक शौक था, मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम में अपने करियर के पीक पे थी। मैं जी बहुत कुछ करना चाहती थी, और अचानक लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मैं शायद अब नहीं चूंगी। लेकिन मेरे मैं तो वही कहूंगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो वेल जी विशर्स हैं, उन्होंने मेरे इतना दुआ किया कि शायद भगवान को भी हिम्मत हारनी पड़ी। और क्या बात फाइनली है। आफ्टर 2 years मेडिकेशन, 2 साल मेरी दवा चली, इंजेक्शन चला, मैं हम्म MDR थी, हम्म हम्म और हम्म 2 साल लगातार इंजेक्शन मेडिसिन चलते हुए मैं हम्म, आज हम्म। बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। और और मैं आप इसके लिए स्वस्थ भगवान रहिए, को हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि धन्यवाद। आपसे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आप हमारी प्रेरणा हैं। और खास करके मैं तो आपसे काफी प्रभावित रहता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ। और जीवन में आगे भी आप ही को देख कर बढ़ना चाहता हूँ। और आपका हमेशा गाइडेंस मिलता रहता है मैडम। और जी, हमेशा आप कहते हैं कि और लिखो एक पढ़ो चीज़, वगैरह वगैरह सारी जी, जी, चीजें बहुत अच्छा और वही लगता है एक मैडम। चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि वो जी 2 साल के दौरान मैं फेसबुक पे हमेशा बहुत एक्टिव रहती हूँ, आप देखते होंगे। जी और जी। उस आपका जो दौरान आता है वो मैं, हम लोग सुनते भी हैं, पॉडकास्ट वगैरह हाँ, सब लोग सुनते हैं। या बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। उस 2 साल के दौरान भी मैं पूरा एक्टिव रही, क्योंकि मेरा जी बॉडी काम नहीं कर रहा था, मैं बेड रिडन थी, बट मेरा जी। माइंड बहुत एक्टिव था। और अच्छा। मेरे फेसबुक फ्रेंड को, मेरे फेसबुक पे जो है मुझे जानने वाले, उनको पता जी भी नहीं चला कि मैं इस डेडली डिजीज से गुजर रही हूँ, मैं इस मतलब बीमारी से गुजर रही हूँ। जी। उन्हें जब पता चला तब मैं ठीक हो गई थी, ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। क्योंकि वाह। मेरा जो जो मैं देती हूँ स्टूडेंट्स को, जो देना चाहती हूँ, वो मैं जी बेड जी। पे सो के भी देती थी। बेड पे सो वाह। के भी मैंने 3 आर्टिकल लिखा है, सोते-सोते लैपटॉप पे मैंने आर्टिकल अच्छा। लिखा है। तो जी। वो था मन में, जो कुछ करते रहना है, और नहीं नहीं, शायद अच्छी बात। भगवान ने सुनी, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और चाहती नहीं, हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ, इस समाज के लिए कुछ करूँ, इस देश के लिए कुछ करूँ। और जब मैं बहुत बच बहुत। गई हूँ अब, तो मैं करूँगी। मेरा ये जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए ही है, शिक्षक के लिए है, इस टीचिंग कम्युनिटी के लिए ही ये मेरा जीवन है, मैंने यही जी माना जी है। और जी जो जी। भी, इसीलिए मुझसे जब भी जो भी बन पड़ता है, जब भी कोई मुझसे कुछ हेल्प मांगने आता है शिक्षण क्षेत्र में, मैं ज़रूर जी। करती हूँ। अगर मैं सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। नहीं नहीं, और ये निश्चित तौर मैं पे मैं कहूंगा कि मैम को मैंने सिर्फ एक बार कहा जी, और मैम बोली कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ, जहां बोलोगे मैं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मैम। कहा जाता है कि जब पेड़ जो जो फलदार हो जाता है वो झुक जाता है, विनीत हो जाता है, और वो छाया देता है इर्द गिर्द। तो उस छाया में हम लोग भी हैं, पुष्पित पल्वित होंगे। और निश्चित तौर पे आगे भी हम आपके ही जो जो चिन्ह है उस पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे मैडम। हाँ मैडम, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। जैसा कि अभी NEP आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है जी, 2020 जी, की, जी, 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 इस पर मतलब कि एक भ्रम सा फैला हुआ है चारों तरफ। जी, निश्चित तौर पे जी, 34 साल के बाद आया है। ये बहुत हाँ, पहले आ जाना चाहिए था, परंतु अभी नहीं, आया है। परंतु इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पूरी तरह से सामने नहीं है। आप नहीं है। सीधी जुड़ी हुई हैं उन चीजों से। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि हम शिक्षकों को या फिर उस एरिया को खास टच कर लें जहां पर हम हुँ, हुँ, शिक्षकों को थोड़ा और तैयार हो जाना चाहिए। हमें किन किन एरियाज जो है, हमारे जो क्षेत्र हैं, उन पर अपने आप को और बेहतर बनाने की जो गुंजाइश है या फिर मांग है ये एजुकेशन हुँ, हुँ, पॉलिसी की, उस ओर थोड़ा ध्यान दे दीजिए तो बड़ी कृपा होगी मैडम। जी, जी। तो मैं अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बाद में बोलूँ, पहले नई हाँ शिक्षा मैडम, नीति प्लीज के प्लीज। बारे हाँ, में बोलूँ? ये मैं चाहता था कि इस विषय पे बाद में आपसे मैं चर्चा करूं, ठीक क्योंकि है। ये विषय तो है ही हम लोग का। हाँ, परंतु हाँ, ये हाँ। नया है, ये नया एजुकेशन पॉलिसी है। और आप इस क्षेत्र में माहिर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे मित्र हैं,
वो निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में है, वो आएँगे भी यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा मैम कि थोड़ा-सा कुछ बता दें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जी, जी। जी, मैं इसके बारे में, ये तो बहुत एक डिटेल्ड ये है, पॉलिसी है। मैं अभी कम समय में इतना नहीं बता सकती, बट मैं जो जी, मुख्य मुख्य बिंदु है इस पे जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। और कहते हैं ना कि जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। जी, यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जा रहा है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव ने सरकार ने 1992 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था। जी, और इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो जी कि मैम। बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह भी मांगी थी। हम लोगों ने भी सलाह दी थी, हमारे पास भी आया था, हमने भी जी, सलाह जी, दी थी। शायद आप लोग के पास भी आया होगा वो 2019 में। जी, यह तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, और 1968, 1986 और ये 2020। जी भारत मैम। की नई शिक्षा नीति 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मौजूदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है, और इसका जी, गठन 2017 में ही हो गया था। तो ये 2017 से ही ये चल रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 में मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे प्रकाश डालना चाहूंगी। जी मैडम। जी, 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 नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी बस 4.43% है। जी, और बिल्कुल। अभी जो स्ट्रक्चर था, आपको पता है 10+2, वो जी चेंज मैडम। हो जाएगा 5+3+3+4। हुँ, हुँ, हुँ। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, जो भी रीजनल लैंग्वेज है जो जहाँ है उनकी मातृभाषा में होगी। ये एक जी मैडम। अच्छा निर्णय है हमारी सरकार का। जी मैडम, जी, मानव बिल्कुल। संसाधन विकास मंत्रालय, जो अभी एमएचआरडी कहलाता था, वो जी अब मैडम। शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर। जी, इससे बहुत क्या बड़ी होगा ना, उपलब्धि है। हाँ, बहुत, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय सुनते ही हम शिक्षा के बारे में ही बस सोचेंगे। इसका सोचेंगे। मेन जी, बिल्कुल। उद्देश्य यही है कि टीचिंग जी, लर्निंग के प्रति ध्यान देना। जी, तो बिल्कुल। और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर जी, एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। जी अर्थात मैडम। उस शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, जो कि अभी नहीं है। हुँ, 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 हुँ। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जी, ये बिल्कुल, है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और छठी क्लास से ही हुँ, वोकेशनल हुँ, कोर्स हुँ, हुँ। शुरू किए जाएंगे। इसके जी लिए मैम। इच्छुक छात्रों को छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। म्यूजिक हुँ, और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। जी मैडम। जी, तकनीकी शिक्षा जिसकी बहुत जरूरत है। अगर मैं जी, तो यही हम लोग को कहूंगी, ज़्यादा ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। हाँ, अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लास्ट ईयर या अभी अमेंड हो जाता अभी, तो शायद हमको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जी, क्योंकि बिल्कुल। खास करके जो कारण है हमारे मानसिक प्रभाव का, वो चीज जी, हमको नहीं रहता। हमारे नहीं सही टीचर्स बात। ट्रेंड रहते, हमारे जी, बिल्कुल। स्टूडेंट्स ट्रेंड रहते ऑनलाइन एजुकेशन का, लेकिन वो बिल्कुल, चीज नहीं बिल्कुल। है। और वो नहीं, सब देखते हुए इस शिक्षा नीति में ये इस पे बहुत जोर दिया गया है, बहुत तकनीकी सही, शिक्षा पे। बहुत भाषाई सही। बाध्यताओं को दूर करने, जो लैंग्वेज का वो है, मतलब अब आपको जी, इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पे लैंग्वेज, वो लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब नहीं जी। होगा। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपको फोर्स भी नहीं किया जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट हाँ। ने बोला है कि आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये लैंग्वेज ही पढ़े, लेकिन आपको जी, फ्रीडम है, आपको फ्रीडम वाह! दिया गया है। बहुत बहुत और दिव्यांग छात्रों के लिए भी शिक्षा को सुगम करने का प्रयास किया गया है। जी और मैडम। इस शिक्षा नीति में छात्रों में जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, रचनात्मक सोच, जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्रिएटिविटी बिल्कुल, बिल्कुल, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, बिल्कुल। डिस्कशन बेस्ड,
इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। आपने शायद प्रधानमंत्री का वो एजुकेशन कॉन्क्लेव में सुना भी होगा। जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल, ने जोर दिया है कि पहले जो व्हाट टू नो था अब हाउ टू नो होगा। ये बहुत बड़ी और चीज है, बहुत बड़ी या, चीज है। और जी जी उन्होंने अभी 5 पिलर्स हमारे एजुकेशन में दिया है, जो है जी, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या बात और है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, वो भी हाँ बहुत ही एक नया है इसमें। और इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, जी, तार्किक निर्णय और हम्म, नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जी गया है। जी ई बिल्कुल, पाठ्यक्रम, ई पाठ्यक्रम जो बोलते हैं, ई कंटेंट जो बोलते जी हैं, जी, को ई बढ़ावा कंटेंट, देने के लिए एक अलग ही उन्होंने फोरम बना दिया है, एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम। उसका काम क्या, ही होगा कि ई कंटेंट बनाना और हम्म, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में पहुंचाना, जिसके लिए ये एक बहुत वर्चुअल लैब भी होगा, वर्चुअल लैब विकसित किया जाएगा, बहुत जिसके पास बहुत, सारा ई कंटेंट रहेगा, आप जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं उससे। ये और अच्छा है। वर्ष, हाँ ये बहुत अच्छा है। और वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में ग्रॉस हम्म, इनरोलमेंट रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि 2018 में मात्र 26.3% है। जी, और नई शिक्षा नीति 2020 का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वही मैं हम्म, अभी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, जो अभी तक तो नहीं था। जी नहीं, अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके उसको समझाना चाहूंगी। जी मैडम, जैसे अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, जैसे 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है, 3 साल जी मैडम, पढ़ा और नहीं पढ़ पाया, हाँ हाँ, तो अभी क्या होता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है, वो उसको जी उसको कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अभी तो यही है। लेकिन जी इस बिल्कुल, एजुकेशन पॉलिसी में उसको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल भी अगर पढ़ाई करेगा और छोड़ देगा, हम्म, तो उसको एक हम्म, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जी तीन मैडम, चार साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में हम्म, क्या होगा ना, ड्रॉप आउट रेशियो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप अच्छा, देखेंगे तो हमारा ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये बिल्कुल, सिस्टम लागू होगा तो ड्रॉप आउट रेशियो बहुत कम हो जाएगा। और जी अगर कोई छात्र बीच कोर्स कोर्स को बीच में ही छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, जो कि अभी जी पॉसिबल नहीं है, बट नई जी शिक्षा नीति में ये है कि वो पहले कोर्स से खास समय के लिए ब्रेक ले सकता है और दूसरा जी, कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और हाँ इसे पूरा करके फिर पहले वाले कोर्स में वापस जा सकता है अगर वो चाहे तो उसको फिर से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, जैसे कोई बीएड कर रहा है, 2 साल कोर्स है, अगर वो एक जी साल के बाद उसको लगेगा कि नहीं मुझे एमए करना चाहिए, तो वो हाँ जाके हाँ, 2 साल एमए कर सकता है, फिर वो जी आके बीएड का कर सकता है अपना कोर्स, उसको जी फिर से बिल्कुल, एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या, अभी आपने सुना होगा उनका क्रेडिट, उनका सब बैंक बैंक है, डिजिटल बैंक डिजिटल में है, क्रेडिट है, पार्ट में जी जी, रहेगा सारा ये कुछ। अच्छा है, तो ये उसके बारे बहुत में अच्छा है, बताऊंगी, थोड़ा सा जी बताऊंगी उसके बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, तो और अभी जो है ना, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो जी, स्टैंडर्ड नॉन इंस्टीट्यूट है, सबके लिए अलग अलग नियम है। लेकिन नई हम्म, शिक्षा नीति में सबको समान कर दिया गया है, सबके लिए समान नियम होंगे, चाहे ये वो बढ़िया सेंट्रल हुआ, यूनिवर्सिटी हो जी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या जी, फिर स्टैंडर्ड नॉन, मतलब एक सिंगल कॉलेज हो, सबके लिए नियम एक जैसे होंगे। जी फिर बिल्कुल, देश में शोध और अनुसंधान, रिसर्च के को जी बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में आपने सुना होगा नेशनल साइंस फाउंडेशन है। जी उसी मैडम, नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर यहाँ जी पे इंडिया में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। वाह, और इसका मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सिटीज के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ाना। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ जी, गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े हम्म, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। जी और तक उसके बाद अब हम एक थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि जैसे हमने प्रारंभिक शिक्षा में हमारा क्या, इस नई शिक्षा नीति क्या बोलता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे शिक्षक हैं, बहुत हाँ सारे प्रारंभिक हाँ हैं जो ये प्राइमरी से भी हाँ जुड़े हुए हैं और तो मिडिल से हैं और सीनियर से भी हैं, तो उस पर भी थोड़ा यदि प्रकाश डाल थोड़ा दें सा तो मैं तब, संक्षिप्त में दे जी जी दूंगी, बिल्कुल आपके सर, पास बिल्कुल, टाइम कम होगा लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं 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 आप लूंगी। बोलिए मैडम, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, बोलिए बोलिए, जी तो बोलिए, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक हम्म, पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन किया गया है। जी जैसे मैडम, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी
बाल बाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से जी मुफ्त मीन्स फ्री, हाँ हाँ सुरक्षित और जी गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन उनको दिया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सुना होगा आपने, जी अर्ली मैडम चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, इससे हम्म उनको एजुकेशन दिया जाएगा फ्री में, सेफ्टी के साथ, और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा 3 जी से मैडम 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। फिर हम्म 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। वाह प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। बहुत फिर खूब अर्ली बहुत खूब चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला जी एवं बाल विकास मंत्रालय, जी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। जी मैडम और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन भी स्थापित किया जाएगा, जो हाँ हाँ MHRD द्वारा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की मांग की गई है और की जाएगी। जी राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। ये भी एक बहुत खूब बहुत बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि जी और बिल्कुल बिल्कुल जो आपने बार बार भाषा पे हमेशा उठता है। जी जी ये काफी मतलब कि हाँ, हमेशा से तो रहा है और जी असमंजस की स्थिति रहती है मैडम। तो इस पर जी थोड़ा तो बताएं कि जैसे खास जी करके भाषा को लेकर काफी लोगों में मतलब कि दुविधा है या फिर कंफ्यूजन है जी या किया जा रहा है, मैं नहीं समझ सकता, जी परंतु इस पर थोड़ा अगर आप बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी तो इस पॉलिसी में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, हम्म, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। जी साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। जी मैम हाँ स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। परंतु जी किसी भी छात्र पर, ये बहुत जरूरी है कि हाँ किसी भी हाँ छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये ये पूरा बढ़िया फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है। है जी 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 लेकिन आप चाहेंगे तो आपको ये व्यवस्था है कि आप ले सकते हैं। अगर आप जी जी संस्कृत पढ़ना चाहे, या आप जी पाली पढ़ना चाहे, या प्राकृत पढ़ना चाहे, तो इसके जी लिए तो एक अलग से ही इंस्टीट्यूट किया हम्म, गया है। नेशनल हाँ इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्सियन एंड प्राकृत की स्थापना के साथ इसको विभाजित किया जाएगा भाषा में। ओ और वाह जो बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय जी संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे हम्म, देश में मानकीकृत किया जाएगा। बहुत सुंदर और इस पॉलिसी के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको बोलते हैं भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, जी जो फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में जी मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। तो बहुत खूब बहुत खूब अब हमें अपमानित नहीं होना पड़ेगा कि हम हिंदी कैसे बोले, सब तो सबके इंग्लिश सामने बोल जी रहे हैं। जी जी हाँ, हाँ सब हाँ तो इंग्लिश बोल रहे हीन हैं, दृष्टि जी हीन हम हिंदी भावना से बोल हम लोग ग्रसित हो हीन जाते हैं बहुत भावना, बार, बहुत क्योंकि सारे हमारे विद्यार्थी बच्चे और शिक्षक भी वही। बिल्कुल और बिल्कुल मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस भी किया है कि मैंने कन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाया है। मेरा जी 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है कन्वेंट स्कूल में। मैंने देखा अच्छा भी है कि अगर जी बच्चे हिंदी या अपनी भाषा बोलते हैं तो उनको फाइन भी देना पड़ता है, उनको जी जी पनिशमेंट भी मिलता है कन्वेंट स्कूल में, क्योंकि उनके पास उनको एकदम सख्त हिदायत दी जाती है कि आप इंग्लिश छोड़ के कुछ नहीं बोल सकते हैं जी विद इन द कैंपस। तो जी शायद बिल्कुल उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि जी शायद मैडम मेरी भाषा अच्छी नहीं है, इसीलिए ये लोग मना कर रहे हैं, अपने भाषा को छुपाने का प्रयत्न करते हैं।
तो ये सब चीज अभी हट जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, मैं ये इस अच्छी बात है। स्वागत करती हूँ जी, जो बिल्कुल, भाषा बिल्कुल। के बारे में जो हुआ है उसका, जी, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत और बढ़िया। मैं टीचर एजुकेशन शिक्षण के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी जी मैम, कि जी, बिल्कुल। शिक्षकों के नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर दिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। मीन्स उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री ले लिया, एक बार इंट्री ले लिया तो आप ऐसे वर्षों तक चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हुँ, आज आज हम जिस मानसिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, शायद ये उसी का परिणाम है, क्योंकि हमने अपने बिल्कुल, आप को बिल्कुल। अपग्रेड नहीं किया। अपडेट नहीं किया। जी, हाँ, बिल्कुल। हम क्या समझते हैं कि कंप्यूटर केवल जो कंप्यूटर वाले टीचर हैं उनको ही जानना चाहिए, या जो जी, जी। आईसीटी इंचार्ज है उनको ही जानना चाहिए। क्या एज जी, ए जी। शिक्षक हमको नहीं जानना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे हैंडल करते हैं? अगर हुँ, ये हुँ, हुँ। हमारे टीचर फैमिलियर रहते इससे, तो ऑनलाइन एजुकेशन की इतनी समस्या आज देश में नहीं होती। आज नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हुँ, टीचर अगर थोड़ा सा भी सिंसियर होते, थोड़ा सा भी जी, अपने आप को अपग्रेड, क्योंकि कंप्यूटर हमारे देश में आज नहीं आया है, बरसों बिल्कुल, हो गए बिल्कुल। कंप्यूटर बरसों आए पहले। हुए। 20 बिल्कुल, साल से तो बिल्कुल। मैं ही कंप्यूटर चला रही हूँ। जी, जी, नहीं, आपने जी। तो देखा होगा मुझे, मैं 20 जी, साल से बिल्कुल, बिल्कुल। लैपटॉप पे काम कर जी, रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो मैं छोटा-मोटा इंजीनियर भी हो गई हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर भी मुझे आप छोटा-मोटा बोल सकते हैं। इस लॉकडाउन ने इस लॉकडाउन ने मुझे इतना ट्रेंड किया है, मैंने जी, बहुत सारा जी। वर्कशॉप अटेंड किया। अब मैं गूगल वाह! फॉर्म भी बना सकती हूँ, काहूट पे वाह! क्वेश्चन भी बना सकती हूँ, एचटीएमएल पे वाह! क्वेश्चन बना सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। और मैम वही मैं एक कार्यशाला इस पर भी आपसे लेंगे हम लोग। जी, जी। वो ऑनलाइन बनाने का जो है, हाँ। हमारे और मैं मित्र जुड़े हैं मैम। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, और मैं अपने हमारे मित्र शिक्षकों जुड़ गए हैं। को जी, जी। अ, सर आ गए। सर जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। जी, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। सर, नमस्कार सर। हाँ, मैडम बोलिए। हाँ, हाँ मैम, तो बोलिए। मैं अपने टीचर एज़ ए प्रिंसिपल मैं अपने टीचर लोग को, हमें उनको शायद खराब भी लगता होगा कि मैडम ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी ही, क्योंकि मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, मेरा काम है कि उनको अपग्रेड करना। तो मैं हमेशा बिल्कुल। बोलती हूँ कि तुम लोग कंप्यूटर सीखो। अब हुँ, हुँ, एक हुँ। क्लास व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजना या यूट्यूब लिंक भेजना, बच्चों के समझ में नहीं आएगा। जो हमारे जी, छोटे बच्चे हैं, उनको यूट्यूब लिंक आप भेज देते हो, फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देते हो, कैसे जी, समझेंगे वो? या हमारे जो टीचर एजुकेशन में जो बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स के आते जी, हैं, आर्ट्स के आते हैं, साइंस के आते हैं, उनको जो टीचर एजुकेशन का कोर्स करिकुलम उनके लिए बिल्कुल नया है, उनको आप एक जी, यूट्यूब वीडियो भेज देते हो, तो वो क्या समझेंगे? इसीलिए जी, अगर जी। फेस टू फेस क्लास पॉसिबल नहीं है, तो हुँ, ऑनलाइन हुँ। तो पॉसिबल है ना। जैसे मैं आपको अगर ऐसे बोल रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप कुछ तो जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल, 100% बिल्कुल। नहीं समझ रहे हैं, 50% हाँ, तो समझ रहे हैं ना। और या बिल्कुल। जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसको ऐसे बता दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल, एक फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो वो तो पूछ भी नहीं पाएगा स्टूडेंट। तो इसीलिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अभी भी इस प्लेटफ़ॉर्म से भी मैं उन सभी शिक्षकों को यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को आप अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए। कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिल्कुल। बचपन से सीख के नहीं आता है, जी, जी। कोशिश करने से होता है। हाँ ई-कंटेंट खुद जी, डेवलप कीजिए, ई-कंटेंट बिल्कुल, डेवलप करना तो बहुत ही ईज़ी है। हम बिल्कुल। 1-2 वर्कशॉप करा देने से तो बहुत ही ईज़ी है ई-कंटेंट डेवलप करना। जी, जी, आप बिल्कुल। मुझे दीजिए, मैं कोई भी टॉपिक पे ई-कंटेंट डेवलप कर दूँगी, क्योंकि जी, मैंने जी, अपने आप को इस लॉकडाउन में अपडेट किया है, सब कुछ सीखा है। तो मैं जब जी, मैं सीख सकती हूँ इस उम्र में, तो आप लोग तो एक्टिव हैं, आप लोग नए हैं, जी, आप लोग भी सीख सकते हैं। तो सही ये बात। नई बिल्कुल, एजुकेशन पॉलिसी की जहाँ बात कर रही हूँ, तो इस पे बहुत जोर दिया गया है कि टीचर को, शिक्षक को इसको सीखना है। अगर अगर हमारे शिक्षक नहीं सीखेंगे तो हम स्टूडेंट को कैसे देंगे, क्या देंगे बात उनको? सही। बिल्कुल। और अगर हम उनको अच्छे एजुकेशन नहीं देंगे तो उनका तो मानसिक तो पूरा डावाडोल हो ही जाएगा, जी, 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 जो बिल्कुल। होगा उनके लिए। जी, बिल्कुल। और इसीलिए जो अभी भी टीचर एजुकेशन में जो बहुत बड़ा एक जो आ रहा है 4 इयर्स डिग्री कोर्स, ये जो 2 साल जी, का बीएड कोर्स है, धीरे-धीरे 2030 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा और 4 वर्ष का जो कोर्स होगा वही मान्यता होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगी, मान्यता रहेगी। जी, बिल्कुल, मान्यता बिल्कुल, रहेगी। और इसके लिए बिल्कुल। नया करिकुलम फ्रेमवर्क, उनके लिए नया सिलेबस भी तैयार होगा, जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है वो विकास किया जाएगा, जिसके वाह! अनुसार टीचर को अपग्रेड किया जाएगा। ये भी नई हुँ, शिक्षा नीति में इस पे भी काफ़ी जोर दिया गया है। और वाह! जहाँ शिक्षा हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि उनको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% बढ़ाने का लक्ष्य है।
और जी जो अभी केवल 26.3% है। सोचिए ऑलमोस्ट डबल डबल है। किया जाएगा। जी जी और एक बात मैं प्राइमरी एजुकेशन में वो भी एक मैं छोड़ दी थी कि जो उन्होंने अभी जो किया है 5+3+3+4, उनमें जी क्या होगा, हमारे 2 करोड़ बच्चे जो एजुकेशन से वंचित हैं उनको भी धीरे धीरे वापस लाया जाएगा इस शिक्षा के में, क्या बात उनको है, बहुत वापस सुंदर बहुत लाया सुंदर। जाएगा। ये भी हम्म। बहुत ही अच्छा है। और अच्छा प्रयास। 3.5 करोड़ जो सीट बढ़ाई जाएगी हायर एजुकेशन में, कि कोई जी भी हमारा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, वही हम्म। मेन उद्देश्य यही है। और इसका जो एक और है, जो स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। वाह। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें हम्म, उसी के अनुरूप डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान जी किया जाएगा। जैसे मैंने एक बिल्कुल। एग्जाम्पल दिया था वो इंजीनियरिंग जी का, हाँ हाँ हाँ। सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री, और फिर जो चौथे वर्ष के बाद जो जाएंगे उनको रिसर्च के साथ डिग्री दिया जाएगा 4 वर्ष बहुत खूब का। तो बहुत खूब। 1 साल के बाद भी छोड़, जैसे अभी तो उसका कोई यूज नहीं होता है ना, ना लेकिन नेशनल बिल्कुल। पॉलिसी जी जो इम्प्लीमेंट होगा उसमें उसका हम्म, इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और जी विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंक को, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं बोलूंगी, उसको बोलते जी हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हाँ एकेडमिक हाँ। बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें आपका क्रेडिट जमा रहेगा। जैसे आप एक कोर्स कर रहे हैं, अगर छोड़ के हम्म दूसरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस हम्म कोर्स का आपका क्रेडिट वहाँ जमा रहेगा, और जब फिर हम्म, वापस आप आएंगे तो उस क्रेडिट को काउंट किया जाएगा। और ये बहुत सुंदर। डिजिटल रहेगा हर एक स्टूडेंट का, ईच एंड हम्म, एवरी स्टूडेंट का ये डिजिटल उनका रहेगा। वो आप बहुत भी सुंदर। देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, और आपके टीचर्स भी देख सकते हैं आपके मतलब कुछ वो, छुपा हुआ नहीं रहेगा सब छुपा मतलब हुआ नहीं रहेगा, जी कुछ बिल्कुल ये अच्छा छुपा हुआ नहीं रहेगा, है। हाँ सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट। न्यू एजुकेशन बहुत अच्छा। पॉलिसी है, यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी को बहुत ही ध्यान में रखा गया है। बहुत और सुंदर। इसको ये बहुत ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। और एक चीज मैं वही एक कहना चाहूंगी कि भारत केवल लॉ और चिकित्सा, मेडिसिन और लॉ को छोड़कर पूरे हम्म, उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक निकाय होगा, जो मैं पहले हम्म, बोली हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ बिल्कुल इंडिया, रेगुलेटर हो। केवल जी लॉ जी और मेडिसिन को छोड़कर होगा। छोड़कर। और इसके कार्यों को प्रभावी और प्रतिष्ठापूर्ण ट्रांसपेरेंसी निष्पादन के लिए 4 संस्थानों का निर्धारण किया गया है। और ये 4 संस्थान हैं: नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जी जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर हम्म, एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल और जी नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो ये जी जो होगा वो सब यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट के हैं तो आपका अलग होगा, या जो गवर्नमेंट हम्म, के हैं उसका अलग होगा। ये सबके जी लिए एक जैसा होगा। और एक हम्म, चीज है, जो महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त की जाएगी, और उन्हें जी क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। जी और देश में आईआईटी, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईटी और आईआईएम में पढ़ें, तो जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको भी ध्यान में दिया गया है। और जी इसके ही समकक्ष, इसके बराबर वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की हम्म, स्थापना की जाएगी, जो आईआईटी और जी आईआईएम के समकक्ष ही होगा। तो जिससे आप हम्म, वो रिसर्च के क्षेत्र में जो चाहे वो आगे पढ़ सकते हैं। ये हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। जी और मैडम। जो अन्य सुधार किए गए हैं वो शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जी इसके लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नाम का एक वो भी स्थापना किया जाएगा, जो कि जी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें ये कंटिन्यू करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन। और जी अभी भी, क्योंकि ये तो सडन आया था, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, हमारे बच्चे जी बिल्कुल तैयार नहीं थे, ये तो जी हमें जी मजबूरी में हमको अपनाना पड़ा। लेकिन अपना। अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें हमें मजबूरी नहीं, ये इसको मजबूरी में नहीं अपनाना पड़ेगा। इसको जी हम जैसे फेस टू फेस आसानी से कर लेते हैं, वैसे हम हाँ हाँ इसको आसानी से संभाल सकेंगे। ये बहुत खूब। नई शिक्षा नीति के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने बोला है अभी आपको। जी अगर जी क्वेश्चन बहुत बहुत। आते हैं तो मैं बाद में और विस्तार से बताना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आपको और अधिक नहीं रोकूंगा। मैं आपको आज के विषय से ज्यादा दूर नहीं रखना चाहूंगा।
जी जी आज का जी जो विषय है वो है कोरोना काल में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक एवं विद्यार्थियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर जी अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूं और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मैम को ध्यान से सुने और जो भी प्रश्न हो आपके मन में उसे फेसबुक लाइव जो है ना, वहां कमेंट का जो हिस्सा है वहां पर, वो हिस्से पर, उस हिस्सा पर अपना जो कमेंट है या फिर प्रश्न डालना ना भूलें। व्याख्यान के उपरांत उन्हें भी निरुत्तर नहीं छोड़ा जाएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ज्वलंत विषय कोरोना काल में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक एवं विद्यार्थियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। और हमारे साथ वक्ता के रूप में है डॉक्टर सविता मिश्रा जी। मैडम, आपका पुनः स्वागत है। हमारे साथ राजू मिश्रा भैया भी हैं और ये पूरा मंच अब आपका है और हम लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मैम। अभी आज के विषय पे मैं आ गई हूँ। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, क्योंकि हम लोग मार्च से ही इसको झेल रहे हैं, यही बोलेंगे, झेल रहे हैं अभी तो जी तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी 2020 को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और 11 मार्च को पेंडेमिक डिक्लेयर किया इसको, कोविड-19 को। जी और मैडम। हमारे देश में मार्च के मध्य से ही शैक्षणिक संस्थान बंद होने लगे थे। इस पेंडेमिक से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। जो भी आपने जैसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ले या टूरिज्म या ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस और हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, तो इसमें स्पेशल फोकस देना चाहूंगी कि हमारे एजुकेशन सेक्टर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जब मार्च के मध्य से ही शैक्षिक संस्थान को अचानक बंद करना पड़ा, तब हमें इस बात का पता ही नहीं चला कि हमें एक अनिश्चितता के लंबे दौर से गुजरना पड़ेगा। हम यही सोचते रहे कि बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा और जीवन फिर सामान्य हो जाएगा। फिर देश में शुरू हुआ लॉकडाउन का सिलसिला और फिर क्वारंटाइन। और इससे क्या हुआ कि हमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा। हमारे बच्चे जो इन शिक्षा के मंदिरों में जाकर अपने आप को विकास के राह पर अग्रसर पाते थे, जैसे सब थम सा गया। उनके लिए वक्त जैसे ठहर सा गया। पर हमारे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हम शिक्षकों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया। और समय के साथ साथ ये वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए बोझ बनता जा रहा है, उनके मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनते जा रहा है। इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते वे बहुत ही डिस्टर्ब महसूस करते हैं। उनका डेली का रूटीन प्रभावित हुआ है। उनके मन में लगातार भय रहता है अपने भविष्य के प्रति। उनकी आजादी जैसे इस कोरोना ने छीन लिया है। वो बाहर जाकर खेल नहीं सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल नहीं सकते हैं। उनका रूटीन अनबैलेंस्ड हो गया है। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, और एपेटाइट, जिसको भूख भूख भी नहीं लगती है बहुत बच्चों की। हमने तो, जब मैं फील्ड में जाती हूँ अपने सोसाइटी के तरफ से, तो बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं, पेरेंट्स बहुत ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से सोता नहीं है, खाता नहीं है, ठीक से घर में बोलता भी नहीं है, वो जी झुंझलाहट हो गई है। तो पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी तो तैयार नहीं थे ना इस दिन के लिए। जी अगर बिल्कुल, हम कोई भी शिक्षक तैयार नहीं तैयार था। नहीं थे, हमारे बच्चे तैयार नहीं थे, तो पेरेंट्स भी कहाँ तैयार थे। वो तो अपने जी बच्चे को स्कूल में भेज के यही समझते थे कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, उनको शिक्षा मिल रही है। लेकिन जब घर में बच्चे, होम स्कूलिंग जिसको बोलते हैं, घर से बच्चे जब शिक्षा ले रहे हैं टीचर से, जी, तो पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत बड़ा ये एक दबाव है, बहुत बड़ा बिल्कुल उनके लिए एक चुनौती है। बिल्कुल। और बच्चों के मन में जो अकेलापन है, दोस्तों से नहीं मिलना, टीचर से फेस टू फेस नहीं मिलना, अपने बातों को व्यक्त नहीं करना, उनका अकेलापन, वो निगेटिविटी लाने लगा है, नकारात्मक सोच लाने लगा है उनके मन में। और जिस बिल्कुल। मोबाइल और लैपटॉप को वो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए यूज करते थे, आज जी उनको शिक्षा के लिए यूज करना पड़ा है। तो ये हाँ। उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। जी जी वो अब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जिस मोबाइल पर वो गेम खेलते थे, चैटिंग करते थे, आज उन जी, पे उनको टीचर पढ़ना ऑनलाइन पड़ एजुकेशन
दे रहे हैं, उनको जुड़ना पड़ रहा है, उनके लिए अब मैं पहले बोल रही हूँ, उनके लिए अब बोझ बनते जा रहा है ये। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो एक पैसिव लर्नर की तरह है। तो मैं इसको तो सुझाव देना चाहूंगी टीचर को, बाद में मैं इस पे आती हूँ जी, कि जी, उनको क्या बिल्कुल, करना चाहिए इसके लिए। जी, मैडम। और इनके बच्चों के का जो अटेंशन है, एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो अब नहीं जी। रह गया है शिक्षा के प्रति। हुँ, उनको, हुँ, हुँ। क्योंकि उनमें अब स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और बहुत बच्चों में डिप्रेशन भी आने लगा है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, ये जी, छठा महीना बिल्कुल। चल रहा है। तो जी, उनको जी। प्रॉपर काउंसलिंग भी नहीं हो पाती है घर में, हुँ, हुँ, हुँ। पेरेंट्स के, सबके पेरेंट्स उतना समझ भी नहीं पाते हैं, ध्यान भी नहीं दे हुँ, पाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम कुछ रिसेंट स्टडीज देखें तो हमारे देश में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, सुसाइड भी बढ़ गए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जी, लोग सुसाइड भी करते हैं, वो एक ना एक तरह से इस कोरोना का नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। और लोगों में ओबेसिटी, घर में बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो डिप्रेशन, आइज, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आइज प्रॉब्लम भी होने लगा है, ब्लड प्रेशर जैसे कई बीमारियों ने उनको घेर रखा है। और सोशल मीडिया का यूज, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से उनमें ये नकारात्मक सोच ला रहा है बच्चों में, अकेलापन, कभी कभी सुसाइडल आइडिएशन भी लाता है, और अनेक मनोवैज्ञानिक कारण के हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर शिक्षक की बातें करें तो उनकी स्थिति ज्यादा भयावह है। उनके लिए वर्तमान परिस्थिति में हर एक पद चुनौती भरा है। वो तो कभी तैयार नहीं थे कि उन्हें फेस टू फेस टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में उनको जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को तैयार ही नहीं किया, कभी इस जी, स्थिति बिल्कुल। को उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, उन्हें अब बिल्कुल। फेस टू फेस टीचिंग की जगह ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ रहा है, जिसकी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उनकी पहले से जी, कोई जी। ट्रेनिंग नहीं थी, उनको अचानक ये करना पड़ रहा है। जी, और मैडम, बहुत बिल्कुल। टीचर के पास तो साधन भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं जो है। ये स्मार्टफोन बोलते, स्मार्टफोन भी नहीं है। जी, तो हम बिल्कुल। उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। फिर भी मैं इस टीचिंग कम्युनिटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने कभी जी, हिम्मत नहीं हारी है। ये बात सही है। जी, जैसे भी हो, सही। जहाँ से भी हो, जी, इन्होंने सामान जुटाया है, इन्होंने साधन जुटाया है, इन्होंने जी, अपने बिल्कुल। आप को सेल्फ ट्रेंड किया है, क्योंकि अभी बात तो सही। इनको बाहर से ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला। इन्होंने अपने आप को सेल्फ ट्रेनिंग दी है, और जी, जी। ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू रखा है हमारे बच्चों के लिए। ये जी, इनका बिल्कुल। इनका इनके लिए तो ये एहसान जो शिक्षक का हमारे ऊपर है, ये हम कभी उतार नहीं पाएंगे। कोरोना वाह! चला जाएगा, हमारा जीवन नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये शिक्षक जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, मैं देखती हूँ टीचर का मेहनत, मैं कभी कभी ऑब्जर्व करती हूँ कितना मेहनत करते हैं टीचर। एक वो कोर्स के लिए मैं तो कभी कभी एक क्लास पूरा, उनके मेरे मोबाइल पे भी आता है उनका क्लास, मैं कभी कभी पूरा क्लास सुनती हूँ और देखती हूँ ये वाह! टीचर लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। फेस टू फेस टीचिंग में मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत उनको करनी पड़ती होगी, जी, बट बिल्कुल। ऑनलाइन एजुकेशन में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और मैं सचमुच सैल्यूट करती हूँ ये टीचिंग कम्युनिटी को कि इन्होंने, इनका भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी प्रॉब्लम है, बहुत जगह इनको सैलरी नहीं मिलती है, प्राइवेट हाँ, स्कूल्स में तो इनकी सैलरी भी रिड्यूस कर दी गई है, फिर भी जी, कुछ भी इनको हिला नहीं पाया है, इनके हिम्मत को जी, कम नहीं कर पाया है। ये बहुत बड़ी उसी बात। ताकत से, उसी जोश से, उसी हौसला से क्लास लेते हैं और क्या बात! हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और मैं तो कभी कभी उनको फोन करके भी बोलती हूँ, अपने बच्चों के टीचर को फोन करके भी बोलती हूँ, कभी उनके फेसबुक पे मैं मैसेज भी करती हूँ कि रियली तुम लोग जो कर रहे हो ना, मतलब हुँ, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके कंपेयर में, हमें तो और करना, हम एज ए टीचर एडुकेटर तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन तुम लोग जी, एक स्कूल का टीचर होके स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो एक हमें भी मोटिवेशन मिलता है उनको देखकर। और लेकिन ये तो हम देखते हैं, लेकिन उनका अगर सोचे तो उनको, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जी, उनको अब एक उसके साथ साथ सैलरी रिड्यूस हो गई है, प्रेशर है, टीचिंग का प्रेशर है, ई कंटेंट ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी उनको करना पड़ रहा कर है। और बिल्कुल, इससे बिल्कुल। क्या हो रहा है, जो उनको, उनके पास भी एंजाइटी, उनके मन में भी एंजाइटी आ रहा है, स्ट्रेस आ जी, रहा है,
उनके फ्यूचर का अनसर्टेनिटी है कि उनकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर एक डर सा है, और धीरे धीरे वो भी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, हमारे शिक्षकगण भी, क्योंकि उनके लिए हर एक पल एक चुनौती भरा है। अगर हम सुधार की बात करें तो हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हम एज ए पेरेंट्स हमें समझना पड़ेगा, अभी जो हमारी जो स्थिति है हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने नहीं लाया है, आपने नहीं लाया है इस स्थिति को, ये तो खुद आया है और हमको उसको झेलना है, हमको उसको स्वीकार करना है। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये अगर हम समझेंगे ये हमारे लिए एक समस्या है तभी हम इसका समाधान ढूंढ पाएंगे। और जो हम शारीरिक और मानसिक स्तर से जो जूझ रहे हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए कि इस कोरोना काल में हम सभी शारीरिक और मानसिक स्तर से स्वस्थ रहकर अपनी दिनचर्या अच्छे से बिता सकें और हमारे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए हम हर समय प्रयासरत हैं। और सबसे पहले हमें वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर अपने शिक्षक और विद्यार्थी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उनको एडजस्ट करने के लिए इस सिचुएशन से। जैसे एज ए पेरेंट्स हमें भी बच्चों को समझना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा। जब ऑनलाइन क्लास होती है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे, टीचर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो तो देख नहीं पा रहे हैं, बहुत बच्चे तो उसको कैमरा को ऑफ कर देते हैं और क्लास करते हैं, तो टीचर बेचारे तो देख ही नहीं पाते कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे भी इसका सामना करना पड़ता है। मैं जब अचानक उनके क्लास 4 घंटे होते हैं और जब मैं जाती हूँ तो देखती हूँ वो लोग ऑनलाइन क्लास तो चल रहा है बट वो लोग गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, तो मुझे तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अब क्या करूं, लेकिन उनको तो गुस्सा नहीं दिखा सकती, उनको तो पोलाइटली बोलना पड़ता है कि बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा सा काउंसलिंग करने की जरूरत है बच्चों को, और थोड़ा सा कंपैशनेट थोड़ी की होने की जरूरत है। अभी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मैं तो अपने टीचर को हमेशा ऑनलाइन ट्रेनिंग देती रहती हूँ, उनके साथ जुड़ी रहती हूँ, और मैं सभी को कहूंगी कि अगर जो टीचर ट्रेंड नहीं है उनको उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी, तो उनको आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दीजिए कि ऐसे ही कंटेंट बनाओ, ऐसे ये गूगल क्लासरूम या जो भी जूम या जो भी वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट जो भी चलाते हो प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा ऐसे करो तो उनको थोड़ी सी आसानी होगी ऑनलाइन एजुकेशन में उनको। और एक और भी कहूंगी, प्राइवेट स्कूल अगर जुड़े हुए हैं कोई, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया करके उन टीचर की सैलरी रिड्यूस मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम में तो उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उनको जो नॉर्मल डे में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी अभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप उनका पैसे भी रिड्यूस कर देंगे, सैलरी भी रिड्यूस कर देंगे, तो उनका मनोबल तो बिल्कुल ही टूट जाएगा, और जिस व्यक्ति का मनोबल ही नहीं रहेगा वो हमारे बच्चों को शिक्षा क्या दे पाएंगे। तो ये मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि उनके सैलरी को रिड्यूस ना किया जाए, उनको और इंसेंटिव दिया जाए कि नहीं तुम लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आप पैसे से ना दें, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप मेटेरियलिस्टिक थिंग यूज करें, आप अनमेटेरियलिस्टिक कभी कभी फोन करके बोल दे एज ए हेड, कभी कभी फोन करके बोल दे कि नहीं नहीं तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उनका थोड़ा सा ये तो यहाँ पे जो बोझ है ना वो थोड़ा सा हल्का होगा, उनका डिप्रेशन, उनका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा कि हाँ मेरे काम को सराहा जा रहा है। हमको एज ए व्यक्ति क्या चाहिए, थोड़ा सा अगर कोई हमें बोल देता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हमें और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। ये तो हमारा नेचुरल है, ये हमारा सबके लिए है, हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े ये हमारा है कि अगर हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, थोड़ा सा कोई मनोबल, हमारा मनोबल बहुत ही ऊपर हो जाता है इससे। और रिजेक्शन, हमको रिजेक्शन का जो बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, वो रिजेक्शन का एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए, शिक्षकों के मन में, कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के लायक नहीं हूँ, या मैं ई कंटेंट नहीं बना सकती हूँ, या मैं ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकती हूँ। उनके मन में अगर ये आएगा तो वो फिर कभी नहीं अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। तो ये एज ए हेड उनको देखना है, उनको ट्रेनिंग देना है। और अभी तो आपने, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा ई प्लेटफॉर्म दिया है, ई कंटेंट दिया है, अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है,
इवन टीचर एजुकेशन एनसीटी ने भी अपने वेबसाइट पे बहुत सारा ई कंटेंट दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो दिया ही है बहुत सारा, तो हम जी उनको बिल्कुल। यूज कर अपने मतलब शिक्षा को कंटिन्यू रख सकते हैं। और इस क्राइसिस पीरियड में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, ये भी हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। और हम्म। बहुत ही मुझे लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये बहुत बहुत ही मतलब यूजफुल होगा हमारे इसके लिए। और मैं बिल्कुल। ये तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ही पड़ रहा है, लेकिन इसके सुधार के लिए भी मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। और वो सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगी कि एवरी क्राउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। तो हर जी दिन एक समान नहीं रहता है, ये जी दिन भी जाएगा। तो आप हिम्मत ना हारें, हमारे शिक्षकगण, हमारे विद्यार्थीगण, जो जी शिक्षा के स्टेक होल्डर हैं, वो हिम्मत ना हारे। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम इस स्थिति से उबर जाएंगे। और जी। मैं एक तो पॉइंट बताती हूँ, शायद आप जानते भी होंगे लेकिन हम अमल नहीं कर पाते हैं। मैं अभी शायद बोलूँ तो आपको याद आ जाए कि नहीं मैडम ने बताया तो हमें ये करना है। तो एक बोलना चाहूंगी उसको, बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लचीलापन। तो जी हमें अपने जो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। आपने सुना जी होगा, आईक्यू सुना होगा, इंटेलिजेंस कोशिएंट। जी सर। एसक्यू सुना होगा, स्पिरिचुअल कोशिएंट या सोशल कोशिएंट। जी ईक्यू जी सुना होगा, इमोशनल कोशिएंट। लेकिन जी। एक और है, वो है एडवर्स कोशिएंट, जो ओ हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, हमारे जी घरों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। जी लेकिन अगर एडवर्स कोशिएंट में हमारे हमारे स्कूलों में शिक्षा दी जाती, हमारे घरों में शिक्षा दी जाती, तो आज हमारे जी बच्चे इस समस्या से नहीं अभी गुजर रहे होते। क्योंकि ये बिल्कुल। ऐसा इंटेलिजेंस है जो हमें सिखाता है कि जब अचानक कोई निगेटिव सिचुएशन आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, तो उससे हम कैसे उबर कर आए। क्योंकि ये तो आ ही सकती है ना, हमारा जीवन है, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा अच्छा तो नहीं हो बिल्कुल सकता है, कभी हमारे बिल्कुल। साथ खराब भी हो सकता है। कभी हमें एक्सेप्ट करते हैं तो कभी हमें रिजेक्ट भी करते हैं। तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल। इमोशनल इमोशनल फर्स्ट एड होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए ना, हम उसको डिटॉल हम्म। लगाते हैं, बैंडेड हाँ हाँ। लगाते हैं। लेकिन यहाँ जब इसको चोट लगती है तो हम इसको क्या लगाते हैं? कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता जी ही नहीं है कि इसको भी फर्स्ट एड की जरूरत होती है। जी अगर हमारे शरीर को फर्स्ट एड की जरूरत होती है, तो हमारे इसको ब्रेन को भी फर्स्ट एड की जरूरत होती है। और इसको जी इमोशन, जो इमोशन है वो जब हर्ट होता है, शायद दिन में कई बार हर्ट होता है, हमारे शरीर में तो शायद महीनों में, वर्षों में एक बार चोट लगती है। लेकिन ये जो हमारा इमोशन है, दिन में कई बार हर्ट होता है, कई बार इंसल्ट किया जाता है, इसको कई बार रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन उस दर्द को हमको सहना पड़ता है। अगर कोई उसको फर्स्ट एड दे दे तो शायद हम उस स्थिति से उबर जाएं। तो जी बिल्कुल। आज हमारे शिक्षक को इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है, क्योंकि क्या उन्हें नहीं पता है कि उनका इमोशन कितना हर्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो ये है रेजिलियंस, ये इनबॉर्न भी होता है और इसको डेवलप भी कर सकते हैं। अगर हमारा इनबॉर्न नहीं है, हमको एडवर्स कोशिएंट हमारे अंदर नहीं है, तो हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं। और इसके लिए छोटा छोटा ध्यान देने की जरूरत है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। सोशल प्लेटफॉर्म मतलब आप कम्युनिकेशन करते रहें, कम्युनिकेट करते रहें अपने आप को एक दूसरे से। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आप अपने अकेले हो जाएंगे, और जो जी अकेलापन है वो आपको बहुत ही आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। इसीलिए आप अपने बिल्कुल। दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से जुड़े रहें। उनको हम्म। जरूरी है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन करें तभी बच्चों से बात करें। आप कभी कभी ऐसे ही आप अपने स्टूडेंट से जुड़े रहे, कभी कभी आप ऐसे ही उनसे बात करें। जैसे आपका सपोज वीक में आपका 3 दिन क्लास है एज ए टीचर, तो आप एक दिन ऐसे ही बात कीजिए ना। जरूरी नहीं है कि उनको सिलेबस का पढ़ाया जाए। आप एक दिन ऐसे बिल्कुल ही बच्चों से बात कीजिए कि बिल्कुल। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी समस्या क्या है। आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं, उनकी समस्या भी। तो उससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे किस समस्या से उनको पूछने वाला कोई नहीं है अभी। क्योंकि आप तो स्कूल में उनको देखते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है आप उनको जानते हैं, उनका चेहरा पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तो आप जी उनको नहीं देखते हैं, आप उनको नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आप हम्म। उनको ऐसे करके कभी एक क्लास में उनसे बात ही करें, इंटरेक्टिव सेशन बना दीजिए एक क्लास को, उनसे जी पूछिए उनको क्या प्रॉब्लम है,
वो ऑनलाइन एजुकेशन को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उनको भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि चलो मैम ने मुझे पूछा, सर ने मुझे पूछा, और ये एजुकेशन उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज उनको लगेगा अरे आज तो सर फिर वही पढ़ाएंगे, फिर वही बोरिंग क्लास लेंगे, जी आज तो जी मैम फिर वही बोरिंग क्लास लेगी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी भड़क जाते हैं क्लास से। लेकिन जी अगर जी जी उनको इंतजार रहेगा कि अरे आज तो हमारे हिंदी सर आएंगे और हमको स्टोरी सुनाएंगे, तो वो हाँ पहले हाँ से ही जुड़ जाएंगे, 10-15 मिनट पहले से ही जुड़ जाएंगे अपने ऑनलाइन में। जी तो उनको जी जी ऐसे अभी भी जरूरत है, और जैसे हमको फेस टू फेस में उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ऑनलाइन एजुकेशन में और ज्यादा जरूरत है। उनको जरूरी नहीं है कि रोज पढ़ाई की बात किया जाए, कभी उनसे पर्सनल बिल्कुल बात करें, किस समस्या से वो जूझ रहे हैं। और बिल्कुल ये जो टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि अभी जो टाइम है वो क्रिएटिविटी, उनका कुछ ना कुछ अपने रचनात्मक कार्य करते रहें। और हम शिक्षक भी बहुत बिजी रहते हैं, हमारे बहुत कुछ हॉबीज होते हैं जिनको हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, स्कूल कॉलेज जाते जाते हमारे जी हॉबीज जैसे कहीं छूट से गए हैं। तो अभी वो टाइम है कि उस हॉबीज को फिर से जिंदा किया जाए, या फिर कुछ जी नया हॉबी सीखा जाए। तो उससे क्या होगा ना, हमारा मानसिक मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं, हमारा जी मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। और हम लोगों से बातें करते रहें, बातें करना कभी ना छोड़े, क्योंकि जिस दिन आप अपनों से बातें करना छोड़ेंगे, आप वो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप जी स्ट्रेस बिल्कुल आपका बढ़ता जाएगा। बातें बिल्कुल करने से क्या होगा, आप मन की बात बोलेंगे, मन की हम्म हम्म दूसरों की मन की बात सुनेंगे, तो आपका बोझ हल्का होते जाएगा। हम्म और हम्म दूसरा जो पॉइंट है वो इनकरेजिंग फ्लो। इसका मतलब है कि हमेशा एक्टिव रहें, इंगेज रहें, अपने आप को इंगेज करें, और अपनी हम्म क्रिएटिविटी को पहचानें, और वही करें जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको अच्छा लगे वही काम करे, जिससे आपको हम्म अकेलापन का एहसास नहीं होगा। जब भी आपको अकेलापन का एहसास होगा, आपको वो निगेटिव थॉट ही आएंगे और आपके साइकोलॉजिकल को पूरी तरह एकदम छत बिछत कर देंगे आपको। जी बिल्कुल ये हमेशा आशावादी रहें, पॉजिटिव बातें करें और निगेटिविटी ना सोचें, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, अपने आशाएं को जिंदा रखें, जो वर्तमान स्थिति है उसको स्वीकार करें, और क्योंकि इस पे हमारा कोई वश नहीं है। और एक चीज जो मैं आपको और बोलना चाहूंगी आज शिक्षकों को, कि और अपने विद्यार्थियों को भी, कि इमोशनल एजिलिटी, भावनात्मक फुर्ती, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको साइकोलॉजिस्ट डेविड सुजन ने दिया है। वो जी मैडम ये है इमोशनल एजिलिटी, जिसको बोलते हैं भावनात्मक फुर्ती। ये हमारी वो एबिलिटी है जो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इमोशंस को स्वीकार करना सिखाती है। लेकिन हमारे स्कूल्स और हमारे फैमिली में क्या सिखाते हैं, केवल हम पॉजिटिव इमोशन को स्वीकार करें और निगेटिव इमोशन नहीं स्वीकार करें। कोई नहीं चाहता है कि वो निगेटिव इमोशन को स्वीकार करें। बट अगर ये इमोशनल एजिलिटी अगर आप डेवलप करते हैं, तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इमोशंस को स्वीकार करेंगे, और वो हमें इस विषम परिस्थितियों में भी उबर कर आने में हमें सहायता देगा। और दूसरा मैं बोलूंगी कि फोस्टरिंग प्रो सोशल बिहेवियर, यह एक ऐसा बिहेवियर है, ऐसा स्वभाव है जो दूसरे के लिए ज्यादा लाभदायक है, जो हमारे समाज कल्याण के लिए है। जैसे नियम कानून, रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, हाथ धोना, बिना कारण बाहर ना जाना, ये सब अगर हम पालन करें तो हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों जी को भी बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। हम्म, और हमें जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अगर हमारे पास है तो हम वॉलेंटरली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इमोशनल एजिलिटी के लिए 3 चीज बहुत जरूरत है। वो है एक कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन एंड कंपैशनेट। कनेक्शन हम्म, मतलब आप जुड़े रहे, हमेशा जुड़े रहे। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे मन जी में जो है मैं आपको बोल रही हूँ ना, इससे हमारा मन भी हल्का हो रहा है कि नहीं, जी मैंने जी 2 आदमी को ये बात बोला तो चलो उनको फायदा होगा, उनको लाभ होगा। अगर आप अपने मन जी की बात बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बिल्कुल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करना कभी नहीं छोड़े। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी को पैसे दें या किसी को अन्न दें, ऐसे नहीं। 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, हम्म, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक। जी नहीं दे सकते हैं तो मैं बोली ना, हम्म, नॉन मटेरियलिस्टिक दें। आप अपने बच्चों को कभी ऐसे ही बात करें, कभी ऐसे उनको फोन करके बोले कि उनको कैसा फील हो रहा है,
उनको कैसा लग रहा है, तो वो एक कंट्रीब्यूशन होगा आपका स्टूडेंट के प्रति। या सोसाइटी में कोई अगर ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो आप उनके साथ बातें करें, उनको हेल्प करें, तो ये भी एक आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। और मेटेरियलिस्टिक तो है ही, अगर कोई नीडी है और आप अगर सक्षम हैं तो उनको दे, उससे आपका कम नहीं होगा, आपको अच्छा जी बिल्कुल। लगेगा, किसी को हेल्प करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जो इस क्राइसिस पीरियड में हमारा हेल्प कर रहा है उनके प्रति हमें ग्रेटफुल रहना है, हमेशा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और ये जो है ना, ये आपको बहुत ही मतलब, हेलो, हाँ मैडम, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं दिख रही हूँ क्या? हाँ 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ। हाँ, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये जो छोटी छोटी बातों हैं अगर हम ध्यान रखें तो हमारा खुद का भी मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो कम होगा, या मैं तो ये बोलूंगी कि समाप्त ही हो जाएगा। हम बिल्कुल, हमारा मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही अच्छा रहेगा और हम कुछ बिल्कुल। ऐसा निगेटिव नहीं सोचेंगे। तो हम्म। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी जी कि मैडम। माना मुश्किल बहुत है, माना मुश्किल बहुत है, पर आखिर कब तक सताएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। और आप सभी लोगों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आपको कभी धन्यवाद। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और निश्चित तौर पे ये समय जो है वो निश्चित तौर पे ये जो कोरोना काल का समय है गुजर तो जाएगा ही। और ये शिक्षक समूह जो है पूरे विश्व का एक साथ होकर फिर उभरेगा। और जी फिर जी हम लोग स्कूल में जाएंगे, बच्चे भी दौड़ कर आएंगे, खिलखिला कर जी आएंगे और हम लोग मिलेंगे निश्चित तौर पे। ये कुछ समय है। जी कहा जाता है कि समय जो है आज नहीं तो कल तो है वो सुधरेगा ही। और जी जी विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ऊपर वाले की मेहर होगी और जी चीजें जो हैं फिर से सामान्य हो जाएंगी। और जी जी मैम कुछ प्रश्न होंगे हमारे यहाँ से, तो कुछ शिक्षक के प्रश्न हैं और मुझे कुछ जो है हमारे विद्यार्थियों के भी प्रश्न हैं। तो मैं जी, आप चाहूंगा कि बोलिए। कुछ प्रश्न जो है वो हम लोग ले लेते हैं, फेसबुक लाइव से भी है और कुछ जी शिक्षकों जी ने हमें व्हाट्सएप भी किया था। और कुछ जी जो है जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थियों ने भी प्रश्न पूछा है। तो ये जी जी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रश्न चय का जो ये दौर है वो मैं शुरू करना चाहूंगा और हम लोग जी शुरू जी करना चाहेंगे। तो स्वागत सबसे है, पहला स्वागत। प्रश्न जो है हमारे सामने जो भैया बैठे हैं, राजीव सर, उनसे अनुरोध है कि वो प्रश्न आपके समक्ष रखें सर। जी जी नमस्कार मैम, धन्यवाद हाँ, आपने। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आ, रिंकी कुमारी जी हैं मैम, असेंबली ऑफ क्राइस्ट क्राइस्ट स्कूल बैरकपुर से हैं। जी जी उनका जी कहना है कि आ, बच्चे जो है वो ऑनलाइन शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके उनकी अपनी समस्या है और अलग अलग जो टीचर्स हम लोगों से मिले थे उनके अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग बच्चे हैं और उनके उनकी परिस्थितियां भी अलग होंगी। तो उनका कहना था कि हम लोग अपनी तरफ से तो कक्षा को, पढ़ाई को बहुत रोचक और प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई नहीं है या फिर उसको वो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, महत्व देते ही नहीं है। तो बच्चों के मन में अगर ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जो है उनका महत्व आए उनके मन में कि हाँ, मतलब ये वैसी ही पढ़ाई है जो हम स्कूल में पढ़ते थे या इसका महत्व उतना ही है, इसके लिए उनको क्या करना होगा? हाँ, इनके लिए तो मैं वही पहले जो वही बोली थी कि उनको ट्रेनिंग तो दी नहीं गई है, बच्चों को कभी ये सिखाया नहीं गया कि तुमको ऑनलाइन एजुकेशन का भी सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक अचानक उनके सामने आया सब कुछ, जिनके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। जो मैंने बोला ना कि जिस मोबाइल पे वो घंटों गेम खेलते थे, पेरेंट्स जिस मोबाइल के लिए उनको मना करते थे, टीचर जी। उनको स्कूल में पनिश करते थे, अगर वो गलती से किसी के बैग से मोबाइल निकल गया तो उनको जी। स्कूल से निकाल दिया जाता था, उनके मोबाइल को सीज कर लिया जाता था, पेरेंट्स जी। को कंप्लेन किया जाता था। तो उनके मन में तो मोबाइल के लिए वही सब चीज है। तो वो कभी नहीं जी। सोचे थे कि आज पेरेंट्स उनको मोबाइल खरीद के देंगे कि ये मोबाइल लो और पढ़ो, या फिर टीचर जी। उनको बोलेंगे कि तुम अपने मोबाइल को स्मार्टफोन में तब्दील करो, या जी। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम स्मार्टफोन खरीदो। जो टीचर मना करता था मोबाइल के लिए, जो पेरेंट्स मोबाइल के लिए मना करता था, आज वही पेरेंट्स उनको मोबाइल खरीद के दे रहा है अच्छा से अच्छा, ताकि उनको ऑनलाइन एजुकेशन में कोई इंटरप्शन नहीं हो, इंटरनेट फैसिलिटी आए। जो जी। पेरेंट्स इंटरनेट को सीमित में लगाते थे, आज फ्री फ्री वाईफाई,
अनलिमिटेड वाईफाई दे रहे हैं बच्चे को। जी बिल्कुल। टीचर्स भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और पेरेंट्स, तो ये उनके लिए मतलब बहुत ही एक आश्चर्य उनके जिंदगी में ये आया है बच्चों के लाइफ में कि अरे जी जो स्कूल में मुझे पनिशमेंट मिलता था मोबाइल के लिए, इस मोबाइल पे मुझे आज एजुकेशन करना पड़ रहा है। तो जी शुरू शुरू में तो वो स्वीकार भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है अभी अभी तक भी बहुत बच्चे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस मोबाइल पे वो पबजी और ये सब गेम खेलते थे, आज उस पे उनको टीचर की वो सुननी पड़ रही है, तो उनको टीचर का जी जो एजुकेशन वो बोझ लगता है, उनको अच्छा हाँ नहीं लगता है। और जी इसीलिए मैं टीचर्स को बोलना चाहूंगी, मैं पेरेंट्स, हमारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मैं पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने बच्चों की स्कूल की, तो मैं जी हमेशा थोड़ा सा मतलब एडवाइस देती रहती हूँ नहीं चाहते हुए भी। और मैं टीचर्स को भी एडवाइस देती थी कि आप बीच बीच में स्टूडेंट को नॉक करें, हाँ मतलब आपके नॉक करने से क्या होगा ना, वो एक्टिव रहेंगे थोड़ा सा। आप वन जी साइडेड एजुकेशन ना दें, जैसे आप हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप एक्टिव ना हो, बच्चों को भी एक्टिव रखें। क्योंकि क्या होता है बिल्कुल ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने बच्चों के साथ, टीचर तो बहुत एक्टिव हैं एक साइड में, बट दूसरे हाँ साइड में ये पैसिव रहते हैं, ये गेम खेलते रहते हैं, मतलब वो जुड़े हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम से जुड़े हुए हैं, बट ये लोग गेम खेलते रहते हैं या फिर बातें जी करते रहते हैं। तो जी मैं बोलती हूँ कि अगर टीचर थोड़ा सा बीच बीच में नॉक करे कि ये हाँ उनका नाम लेके कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, या मैंने जो पढ़ाया वो क्या समझे तुम, क्या करें। थोड़ा टेन जी टेन जी मिनट में, तो क्या होगा, जी बच्चे थोड़ा एक्टिव रहेंगे। क्योंकि वो टीचर से डरते तो हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमसे डरे या ना डरे, अपने टीचर से डरते हैं, अपने टीचर का सम्मान करते हैं, डरते हैं जी कि अब बिल्कुल सम्मान करते हैं। सम्मान हाँ, करते हैं अगर बिल्कुल हम बिल्कुल एज ए मदर मतलब बोल बीच दें में तो वो हमारी, इंटरेक्ट करते रहे। जी जी हाँ जी, हाँ हाँ, अगर बीच एज में ए मदर, इंटरेक्ट करते रहे। जी जी, इंटरेक्शन, बीच बीच में इंटरेक्शन बहुत बीच बीच में जरूरी है, इंटरेक्शन करते रहे तो उससे जो है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जी बढ़ेगा। जी तो ये मेरा धन्यवाद। हाँ टीचर के लिए एक थोड़ा सा सुझाव है। और मैं धन्यवाद। जी आपको पहले भी बोली थी, जो आप जी एज ए रोज पढ़ाने मत आए, हाँ हाँ रोज ऑनलाइन पढ़ाने आप मत आए, आप कभी जी कभी उनको पढ़ाई छोड़ के दूसरी बातों की तरफ ले जाएं, कभी कभी जी आप जी उनसे मनोरंजन की बातें करें, कभी कभी उनसे जी आप पर्सनल बातें करें, तो उससे हम्म। आपको वो टीचर नहीं, आपको दोस्त भी समझेंगे। और क्या बिल्कुल करेंगे ना, वो बिल्कुल आपको सुनने आएंगे। अगर आप एक दिन मनोरंजन की बात करते हैं तो 2 दिन आपकी हम्म। वो क्लास भी उतना ही उत्साह से सुनेंगे। तो एकदम वो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो इंटरेस्ट जो बोलते हैं ना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, जी या जी जी उनको कभी गाना बोले, तुम लोग को क्या कौन सा गाना पसंद है, गाना सुनाओ, या हाँ कभी हाँ तुम डांस करो, मैं तुम लोग को देख रही हूँ, क्योंकि अभी तो हाँ बहुत इजी है, हम जैसे मैं आपको देख सकती हूँ, तो जी डांस जी करो, या तुम्हें तुम्हारा हॉबी जो क्या है वो बताओ। एक जी क्लास, एक दिन का क्लास ऐसे ही ले लें, तो उनको वाह क्या होगा ना, उनको आपके प्रति इंटरेस्ट आएगा, और जी वो बिल्कुल 2-3 दिन आपका क्लास भी वो सीरियसली ले लेंगे। तो ये जी छोटे जी छोटे जी हम अगर या सुझाव, अगर हम जी अमल जी करते रहें, तो हमारा शायद ऑनलाइन एजुकेशन स्मूथली चलता रहेगा। क्योंकि इसको तो अभी धन चलाना ही है, क्योंकि हमें भी जी नहीं पता है कितना चलाना है, 1 महीने की, 2 महीने की, 1 साल। तो थोड़ा-सा ये चलिए है। मैम एक प्रश्न है एक विद्यार्थी का, उसका नाम है राहिल राहिल शाह। तो जी। उनका प्रश्न है कि कहीं कुकर की सीटी बज जाती है, हाँ कहीं बजती है। कुकर की सीटी बज जाती है, कहीं पर कोई चिल्ला के चला जाता है, कहीं धूम से गिर जाता है, धड़ाम से आवाज होती है, तो जी, वो जी, जी। माहौल, वो क्लासरूम वाला माहौल नहीं बन पाता है। नहीं बन तो पाता है, बिल्कुल इसके सही लिए बोला है बच्चे ने। क्या करना चाहिए? कुछ मतलब ऐसी व्यवस्था हो जिसकी वजह हाँ, से ये होनी चीजें ना चाहिए। हो? व्यवस्था जी होनी चाहिए। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको माहौल देना चाहिए, और जी उनको जी माहौल दे सकता है उनके पेरेंट्स, क्योंकि ये तो जी होम स्कूलिंग अभी हो रहा है। इसमें जी टीचर बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि वो जी कुकर की सीटी नहीं बंद कर सकते हैं आपके घर जाके। वो आपके घर जाके आपका माहौल नहीं बना सकते हैं। तो जी 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 यहाँ पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को माहौल दीजिए, आप जी बच्चों को एक रूम दीजिए, एक वो जी इंटरनेट फैसिलिटी दीजिए, जहाँ पे वो हम्म। शांति से एजुकेशन ले सके अपने टीचर का। और आप उस हम्म। समय कुकर की सीटी मत बजाइए, कुकर की सीटी बिल्कुल थोड़ा पहले बजा दीजिए, क्लास से पहले या क्लास के बाद बजाइए। तो क्या उनको बात अगर दिक्कत नहीं होगी नहीं, जी बहुत ये पेरेंट्स को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल टीचर्स को क्या करेंगे। और बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये एक बच्चे जी की जी नहीं, बहुत बच्चों की समस्या है। तो जी पेरेंट्स से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा कुकर की सीटी को ध्यान दें और उनको जी माहौल। जी बिल्कुल। सर प्रश्न। मैम एक प्रश्न यहाँ पे एक पेरेंट्स का मेरे पास में आया था
और उनका प्रश्न है तो बहुत वास्तविक, लेकिन कैसे उसकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि वो सिंगल मदर हैं, फादर शायद कहीं और रहते हैं या कोई और प्रॉब्लम होगी उनके साथ में। उनका कहना है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है। हाँ। और मेरे 2 बच्चे हैं क्लास 4 और 6 में, और दोनों को एक साथ अगर स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है तो हम कैसे जो है ना, हम कैसे करें, या हम इस स्थिति में नहीं है कि हम दूसरा मोबाइल खरीद सकें। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? वैसे प्रश्न बड़ा कठिन है और बड़ा कठिन है, और लेकिन इसका उत्तर बहुत ही आसान है। हाँ। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप जब परिस्थिति आती है तो हमको परिस्थिति का सामना भी करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप बच्चे को 2 मोबाइल खरीद के नहीं दे सकते, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों, क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, उसको आप मोबाइल नहीं समझे। जैसे आप स्कूल में फी देते हैं ना, जैसे भी हो वैसे ही स्कूल आप में फी देते हैं, आप वैसे भी उसको जरूरत समझे। वो शिक्षा का भी एक साधन है। जैसे आप स्कूल, आपके बच्चे जाते हैं और आप किताब खरीद के देते हैं, बैग खरीद के देते हैं, वो आज वैसे ही उसके आप लिए किताब है, बहुत उसके लिए वो किताब है, उसके लिए वो है। तो आप अपनी मजबूरी को थोड़ा सा और वो कर दे, आपको देना ही पड़ेगा। मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने अपने बच्चों को खरीद के दिया है मोबाइल अभी रिसेंटली, क्योंकि उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे थे और वो माइक्रोसॉफ्ट उसमें हो नहीं रहा था, तो इस लॉकडाउन में मैंने खरीद के दिया है। क्या करेंगे उस टाइम में? हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमें जैसे भी हो, कर्ज लेके भी हो, हमको देना है, क्योंकि वो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए है। अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास से भी वंचित रह जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो एजुकेशन से जुड़ पाएंगे? जो हमारा मेन एम है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो फुलफिल हो पाएगा? तो एज ए मदर, एज ए आपको पेरेंट्स, वो सेक्रीफाइस आपको करना ही है। आपको कहीं से करना धन्यवाद ही मैम। है, कोई ऑप्शन जी नहीं जी है। हाँ, धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। हाँ मैम, ये एक बच्चे का प्रश्न है। जी। ये इस बच्चे का नाम है हार्दिक हाँ। अग्रवाल जी हैं। इनका प्रश्न है कि डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। बच्चे बच्चे क्या है कि बीच में कुछ करके चले जाते हैं, कुछ ऐसा भी है, लिंक कहाँ कहाँ से आपस में बांट लेते हैं, और वो कुछ बच्चा आता है बदमाशी करके चला जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मतलब कि हर कक्षा में अपना वीडियो, यहाँ तक कि ऑडियो भी ऑफ करते हैं, करके रखते हैं, बोलने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सरकार को या फिर पूरी व्यवस्था में मतलब किस प्रकार के परिवर्तन आने चाहिए, जिससे मतलब दूसरे बच्चों को असुविधा ना हो, और कुछ तो ऐसा होना चाहिए, यही प्रश्न है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है मैडम? नहीं, इसके लिए तो अब वही बोलेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि कभी जी टीचर को भी पता नहीं चलता कि वो जो एजुकेशन दे रहे हैं उनके बच्चे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि उनको नॉक करना चाहिए बीच बीच में, उनको पूछना जी चाहिए, और बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन तो रखना ही चाहिए। अगर बिल्कुल वो टीचर को नहीं सम्मान करेंगे, अगर वो टीचर की शिक्षा को नहीं लेंगे, तो ये हम्म, उनके लिए नुकसानदायक है, उनको हार्म जी पहुंचाएगा वो। क्योंकि टीचर तो बिल्कुल अब ऑनलाइन एजुकेशन में देखिए, जो हम लोग फेस टू फेस टीचिंग में रिमेडियन टीचिंग करते थे, बच्चों को जी अपने रूम में बुला के, अपने स्टाफ रूम में बुला के, या कहीं भी हम उनको एक्स्ट्रा बताते थे, समझाते थे। अब वो सब जी चीज तो मैडम पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में बिल्कुल हमारा टाइम सीमित है। हम जी लंबे टाइम तक एजुकेशन भी नहीं दे सकते, जैसे हम लगातार 1 घंटा भी नहीं दे सकते, वो नहीं ले पाएंगे। हमको इसमें बिल्कुल टाइम भी लिमिट करना पड़ता है। अगर उस बिल्कुल टाइम में भी अगर बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उससे हम्म, टीचर का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और बच्चे खुद को भी बिल्कुल नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल बच्चों से यही आग्रह करूंगी, या मेरा एक हम्बल उनका रिक्वेस्ट होगा उनसे, कि आप अपने जी आप को डिसिप्लिन में रखें, शिक्षक जी का सम्मान करना सीखें। वो जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो आपके लिए कर रहे हैं, उनको आप स्वीकारें, और अपने आप को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें आप, क्योंकि अब जो ऑनलाइन एजुकेशन को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर आप बिल्कुल शिक्षा चाहते हैं तो। और जी पेरेंट्स को भी मैं फिर एक पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है पेरेंट्स को। अगर जी पेरेंट्स मैडम ऑब्जर्व करते रहे बच्चे को ऑनलाइन क्लास के दौरान, तो शायद ये जी सब इनडिसिप्लिन नहीं आएंगे, बच्चे थोड़ा सजग रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर तो प्रश्न सर प्रश्न मैम, एक अंशु मदान जी हैं लुधियाना से,
टैगोर जी। पब्लिक स्कूल, उनका कहना है कि अब वो स्कूल की भी कुछ स्कूल वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है या जो भी है, तो उनका कहना है कि बच्चे जो है वो क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। मतलब बच्चे जहाँ पर हिंदी का क्लास है, और हाँ, उनका हाँ। ये भी शायद कहना था कि वो शुरू के उनके स्कूल में एक्चुअली में शुरू में मैथ, साइंस, इंग्लिश इस तरह से 3-4 क्लासेस होती हैं, और अगर जी, लास्ट में हिंदी दे दिया जाता है तो फिर लास्ट का क्लास वो लोग एंडिंग में जो है क्लास करते ही नहीं है, और जनरली हिंदी के क्लास में लोग आते ही नहीं है। मतलब अगर 50 बच्चे हैं तो 5 आते हैं या 10 आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्योंकि मैंने जो उनसे बात की थी, मैंने कहा कि वो स्कूल के तरफ से कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, मैनेजमेंट की तरफ से, कि बच्चों को जी, आना जी, जी। कंपलसरी है। बोले लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं। तो ऐसे में जी, हिंदी क्लासेस में जनरली आते ही नहीं है। तो जी, ऐसे बच्चों को वापस ऑनलाइन क्लासेस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? जी, जी, जी। हाँ, मैं उनको उनके जो मतलब उन्होंने जो कंप्लेन किया है, एक तरह से ये कंप्लेन ही है, और इस कंप्लेन को मैं यही बोलूँगी कि आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, क्योंकि ऐसे जैसे रूटीन भी बनाते हैं, तो रूटीन आप ऐसा मत बनाइए कि रोज़ हिंदी को ही लास्ट में दीजिए एवरीडे। कभी हिंदी को पहले दीजिए, कभी साइंस को बाद में दीजिए, कभी मैथ्स को, ऐसे चेंज करते रहिए, क्योंकि बच्चों को मोनोटोनस आ जाता है। तो अगर आप रोज रूटीन चेंज करेंगे, कभी हिंदी को पहले देंगे या कभी सेकंड में देंगे, तो वो बच्चे जुड़े रहेंगे। और मैनेजमेंट को भी इसमें कदम उठाना ही चाहिए, मैं तो जरूर बोलूँगी, क्योंकि अगर आप रूटीन बनाने में या स्टूडेंट्स को अपने ऑनलाइन जुड़ने में नहीं आप सक्षम हैं, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल। किसको एजुकेशन दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, अपने स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। अगर आपके स्कूल के बच्चे जुड़ ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा? कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। देने की, एक फॉर्मेलिटी हाँ, करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चेक करना चाहिए कि आपके बिल्कुल। बच्चे, लेकिन मैं तो देखती हूँ ये मेरे बच्चों के जो स्कूल के जो क्लास टीचर हैं, वो एब्सेंट होने से एक नोट भेज देते हैं पेरेंट्स को कि आज जी, ये बच्चा एब्सेंट रहा, आज ये बच्चा एब्सेंट रहा। तो क्या जी, होता जी। है, पेरेंट्स भी जान पाता है कि हमारे बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स तो यही समझ रहे हैं ना कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। पेरेंट्स नहीं हुँ। समझ पाते हैं कि उनके बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जी, जी। एवरीडे अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे क्लास में एब्सेंट है, अभी तो पता चल जाता है कि कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, जी, वो तो अगर है। आपको लगा है कि बच्चे नहीं अटेंडेंस। जुड़े हैं, जी, हुँ, अटेंडेंस से, तो आप अगर अगर समझ रहे हैं एज ए टीचर, तो आप एक नोट बना के पेरेंट्स को भेज दीजिए। तो हुँ। एक ये कंप्लेन नहीं होगा, एक ये उसको पेरेंट्स के लिए एक उनको अच्छा, उनके लिए अच्छा होगा कि वो अपने बच्चे को काउंसलिंग कर पाएंगे इसके लिए। और रूटीन को मैं बोलूंगी बार बार कि रूटीन, एक जैसा रूटीन नहीं रखें, क्योंकि जब बच्चों को पता चलेगा कि ये हिंदी टीचर हमेशा लास्ट लास्ट में ही आएगा, और उसको अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। जी, जी, जी। तो मैम, कोई भी एक टीचर प्रश्न हो, है। सेक्टर में जो भी जी, हो। जी। हाँ, जी, जी। मैम, प्रश्न है कि एक एक बच्चा है जो है जिसका नाम है श्लोक। श्लोक जी, का कहना है कि अभी जो है सिलेबस रिडक्शन हो चुका है, जी, और जी, जी, इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉलेज है उसमें बहुत सारा चीज जो है वो छूट गया है, और जी, उसमें जी, रिडक्शन होने की वजह से नॉलेज में भी रिडक्शन हुआ है, और हम लोग को प्रिपरेशन में भी लॉस हो रहा है। तो ये, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चा तो बहुत ही सजग है। अगर जी, ऐसे मैं हमारे सभी बच्चे अगर ऐसा सोचने लगे, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। जी, अगर जी। बच्चे सिलेबस रिडक्शन पे अगर बच्चे चर्चा करने लगे हैं, तो जी, जी, हमारे बिल्कुल। बच्चे बहुत ही आगे हैं, हमसे बहुत ही बिल्कुल, आगे हैं, हम बिल्कुल, शिक्षकों निश्चित से तौर पे, हमारे बिल्कुल। बच्चे बहुत ही आगे हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि इनका नाम हम, श्लोक है, श्लोक बिनानी। हाँ, जी। वो और बच्चा साथ में बहुत तौलिक जी भी थे। हाँ, जी, वो बोलिए, बोलिए। बच्चा बहुत कुछ करेगा अगर वो इतना जी, सजग है अभी से सिलेबस के लिए। जी, क्योंकि जी। इनफैक्ट क्या होता है ना, हमारे बच्चे खुश होते हैं कि हाँ, अब हमें 10 चैप्टर की जगह 5 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा जी, खुश होते हैं। लेकिन अगर वो जी, इस विषय पे चिंता व्यक्त कर रहा है, तो जी, ये बहुत ही अच्छा है हमारे जी, शिक्षकों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। हमें शिक्षक को भी मोटिवेशन मिलता है इससे हमारे बच्चों से। नहीं अब है। ऐसा अब ऐसा है ना, मैं उस बच्चे को यही बोलना चाहूँगी कि बेटा, अब ऐसा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हुँ, जो हुँ, हम हुँ। फेस टू फेस टीचिंग में, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट 5 महीने जनरली हमारा सेशन अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो हुँ, हमारे हुँ। 5 4-5 महीने तो ऐसे ही चले गए हैं। हुँ, हम जो हुँ।
फेस टू फेस में जो एजुकेशन दे पाते थे वो नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे पास तो कम टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन से सिलेबस को खत्म करना वो पॉसिबल नहीं रह गया है। तो हम ऐसे कुछ ऐसा बात नहीं है जो सिलेबस सीबीएसई या जो भी बोर्ड ने रिड्यूस किया है, इम्पोर्टेंट चैप्टर को नहीं हटाया है उन्होंने, लेकिन अब कहेंगे तो अगर सिलेबस में है तो सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई 10th क्लास का या कोई 7th क्लास का सिलेबस है तो उस लेवल में वो इम्पोर्टेंट है, फिर भी उसको ऐसे सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा जो मेन जो जिसको जानना है बच्चे को, उस नॉलेज से वो वंचित नहीं रह सके। और बच्चों का अपना इंटरेस्ट भी है, वो खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं है, उनको समय ने टाइम नहीं दिया है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाने के लिए इसीलिए, क्योंकि अब एग्जाम भी हम वैसे तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड में हम एग्जाम लेते थे वैसे भी हम नहीं लिख पाएंगे। अब तो शायद एमसीक्यू ही होगा, गूगल फॉर्म में एग्जाम लिए जाएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो हम शायद लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो पॉसिबल भी नहीं है ऑनलाइन में। तो हम जो हमारे बच्चों को स्कूल का भी जो टेस्ट हो रहा है वो एमसीक्यू ही हो रहा है, तो इसलिए ये किया गया है। समय का डिमांड है, इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया गया है जो हमारे बच्चे इस से वंचित रहें। उनको जब फिर नॉर्मल होगा तो उनको पूरा दिया जाएगा, जो वो जो छूट रहा है उनका एजुकेशन वो उनको पूरा करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। हम शिक्षक भी करेंगे और हमारी सरकार भी करेगी कि उनको पूरा एजुकेशन को उनको पूरा फुलफिल किया जाए, और बच्चों को भी थोड़ा स्वीकारना पड़ेगा अभी की स्थिति। मैम एक प्रश्न है, ये शिक्षक का है, यहाँ शिक्षक का प्रश्न है, मैं बोल रहा हूँ। ये हैं आपके डॉक्टर विदिशा अग्रवाल जी हैं, ये मॉडर्न स्कूल ये है दिल्ली के हैं, वहां से बोल रही हैं मैम कि कोरोना काल में शिक्षक एवं छात्र पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव या दुष्प्रभावों को प्रधानाचार्य के नाते आप किस तरह से आप इसको ये मतलब क्या बोलेंगे कि प्रश्न इस प्रकार से है कि इसे किस तरह से हम लोग ले सकते हैं और या फिर निपटा कैसे जा सकता है? हाँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अब जो मानसिक प्रभाव पड़े हैं वो तो पड़े ही हैं, वो पड़ेंगे ही, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे और ये हमें अचानक ही सब कुछ आना पड़ा। हम अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती है और हमें ड्राइवर के सीट पे बैठा दिया जाए तो आप सोच सकते हैं हमारी स्थिति क्या होगी। हम तो वहां से निकल के भागेंगे ही, वही बात है। लेकिन हम शिक्षकों की ऐसी स्थिति है कि हमें ड्राइवर के सीट पे तो बैठा दिया गया है, हमें ड्राइविंग नहीं आती है और हम भाग भी नहीं सकते हैं। तो हम चलाएंगे, अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती है, हम भाग भी नहीं सकते हैं, हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? तो इसीलिए क्योंकि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी इसके लिए, हमें ऑनलाइन एजुकेशन हमें देना पड़ेगा। बहुत शिक्षकों ने सोचा भी नहीं होगा इसके लिए, तो उनको तो डायरेक्ट उनके मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट असर पड़ा है ये। और ऐसे बच्चे नहीं सोचे थे कि उनको मोबाइल के जरिए एजुकेशन देना पड़ेगा या लैपटॉप के जरिए एजुकेशन देना पड़ेगा अपने टीचर को, देख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे तो निगेटिव असर हुआ है। और इनको मैं जो उपाय बताई कि इमोशनल एजिलिटी, रेजिलियंस और होपफुल ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, और हमें यही कि चलो ये दिन भी चला जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन आएगा, हमें आशावादी होना चाहिए, हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें अपने मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए वही जो कनेक्ट रखें, एक दूसरे से कनेक्शन रखें, जुड़े रहें अपने आप आपको जो हॉबी है आप उससे जुड़े रहें, इंगेज रहें, क्योंकि आप जैसे खाली बैठेंगे निगेटिव थॉट ही आएंगे आपके मन में। तो आप अगर इंगेज रखेंगे तो आपको कुछ पॉजिटिविटी आएगी, आप अच्छी अच्छी बातें सुने, आप वो न्यूज नहीं सुने जो आपको दुखी करता है। मैं तो 1 महीने से टीवी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जब भी टीवी खोलती हूँ निगेटिव ही न्यूज आता है, तो वो हमको और नेगेटिविटी करता है। आप जो इम्पोर्टेंट, तो आपको अगर न्यूज जानना है का जो साइट है उस पे चले जाएं, वो आपको न्यूज दे देंगे, सही न्यूज दे देंगे। व्हाट्सएप, हमारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पे तो आपको पता ही है कैसे न्यूज आते रहे, तो आप उससे ज्यादा वो सब ध्यान मत दे। आपको न्यूज जानना है, कोरोना की स्थिति जाननी है या जो भी स्थिति जाननी है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के साइट से जाके जान लें, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। तो इससे आप कुछ कम कर सकते, कुछ हद तक, बिल्कुल तो आप नहीं कर सकते क्योंकि स्थिति ही ऐसी है, लेकिन कुछ हद तक आप अपने आप को स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं कुछ। बिल्कुल। हाँ मैम, ये अगला प्रश्न है, ये दुबई से हैं सर, सुबोध शुक्ला जी हैं। उनका कहना है कि इस ऑनलाइन शिक्षण से
सेल फोन एडिक्शन हो जा रहा है, होगा निश्चित तौर पे, मानसिक एवं आंखों पर भी दूरगामी प्रभाव एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ही सही है, जी मैडम। क्योंकि मोबाइल एडिक्शन तो बच्चों को हो ही गया है, था ही पहले तो, बहुत जी बच्चों को था ही। वो गेम खेला करते थे, अभी उनको मजबूरन वो उनमें से कुछ टाइम निकाल के एजुकेशन की तरफ देना पड़ रहा है। और इससे क्या होता है, जो एडिक्शन इसलिए बढ़ा है कि अब तो पेरेंट्स भी मना नहीं कर पाते हैं कि बेटा मोबाइल मत जी। छुओ, क्योंकि हाँ अब मैडम। तो वो बोल देगा कि अब इससे वो होमवर्क कर रहा हूँ, या फिर हम्म। जो टीचर ने दिया है वो कर रहा हूँ। तो जी अब बिल्कुल। पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं रहा उस पे मोबाइल लेने के बिल्कुल। लिए। जो पहले पेरेंट्स सीमा तय करते थे कि तुम सुबह में 1 जी। घंटा मोबाइल चलाओ या शाम को जी 1 घंटा बिल्कुल। मोबाइल चलाओ, ऐसा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कुछ समय सीमा तो अब रही नहीं। तो जी एडिक्शन तो बिल्कुल। उसका हो ही गया है, बहुत बच्चे रात 2 बजे तक 3 बजे तक भी मोबाइल देखते रहते हैं, लगे रहते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल लगे बिल्कुल। रहते हैं। तो थोड़ा सा जी बिल्कुल। पेरेंट्स को सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आप जी जी। आप एज ए पेरेंट्स उनके पास रहते हैं, बच्चों के पास, तो आप थोड़ा थोड़ा जाके बीच बीच में देखते रहें। अगर वो हम्म। पढ़ाई जैसे क्लास में नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लास नहीं हो, आपको पता होना चाहिए कि उनका ऑनलाइन क्लास का रूटीन क्या है। अगर जी उसके बिल्कुल। अलावा वो मोबाइल चलाते हैं तो थोड़ा सा आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हम्म। एडिक्शन तो है, लेकिन उसको वही कम किया जा सकता है। और जब भी बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल। पे आप स्क्रीन टाइम ज्यादा देंगे, आपकी आंखों पे असर पड़ेगा ही। बिल्कुल हम लोग को पड़ रहा है, हम लोग को, हम शिक्षक हैं, हम लोग को पड़ मैं गया है। देखिए नई पहले चश्मा नहीं लगाती थी, ये इस जी जी। लॉकडाउन में मुझे चश्मा लगाने पे मजबूर कर दिया। जी अभी तो बिल्कुल। मुझे दिखता भी नहीं है नजदीक का कुछ। जी। वो ओह। स्क्रीन टाइम देखते देखते, तो जब हम लोग हम का भी पे वही असर पड़ है, बिल्कुल। सकता है तो बच्चों पे भी असर पड़ सकता है। जी, आंखें तो फूल जाती हैं हम लोग की, तो मेरी तो हाँ आंखें फूल जाती हैं, वो काफी हाँ देर रहते हैं हम लोग, रहना ही पड़ता है बहुत बार। अच्छा मैम, ये प्रश्न, अगला प्रश्न है, ये है, प्रश्न है आकांक्षा रूपा जी का है। जी तो जी जी इनका कहना है, जो कि ये गुरु नानक स्कूल कटक से हैं, उड़ीसा से हैं। जी उनका जी कहना है कि इस कोरोना काल में बच्चों को केवल शिक्षा देकर पाठ्यक्रम पूरा करना ही हमारा उद्देश्य रह गया है, या फिर जी और भी, या फिर भावनात्मक रूप में उनका भी उस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत जरूरत है, बहुत ही अच्छा। ये किसने, कोई स्टूडेंट ने पूछा है क्या? नहीं मैम, ये प्रश्न है शिक्षक के, अच्छा, शिक्षक हैं। शिक्षक। ये हाँ आकांक्षा रूपा जी हैं, ये गुरु नानक स्कूल है, कटक है, उड़ीसा से। उनका जी प्रश्न है जी, मैडम। जी बहुत जी। ज़रूरत है। मैंने इसको पहले भी बोला है कि आप जैसे हम्म। आपका सप्ताह में अगर आप 4 दिन ऑनलाइन टीचिंग के लिए जाते हैं, तो आप 4 जी। दिन विषय का चीज़ नहीं पढ़ाएँ। आप 4 दिन में एटलीस्ट 1 दिन उनको भावनात्मक एजुकेशन दें, उनकी इमोशनल एजुकेशन, जो मैं बोली इमोशनल कोशिएंट, इमोशनल जी जी एजिलिटी, बिल्कुल। इमोशनल बिल्कुल। फर्स्ट एड, उनको जी उनके बारे में उनसे पूछे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो समझ बिल्कुल। रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। उनका घर का, बहुतों के बच्चों के घर का भी प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने बोला जी। था मोबाइल नहीं खरीद सकते। आपने सुना भी हम्म। होगा कि एक बच्ची ने जान भी दे दिया था, सुसाइड भी कर लिया था, उसको मोबाइल जी नहीं मैडम। दिया गया तो। बिल्कुल। या फिर एक लेडी ने अपना ज्वेलरी बेच के बच्चे के लिए मोबाइल खरीदा। या एक जी जो एक वो गाय जो होता है, वो उनका इनकम का सोर्स था, लेकिन मोबाइल खरीदने के जी। लिए जी उसने गाय बेच दिया कि उनके बच्चे के एजुकेशन को में कोई इंटरप्शन नहीं हो। तो ऐसे हम बिल्कुल। बहुत सारे सुनते रहते हैं। और इसीलिए आप हम्म। बच्चों के एक दिन आप एज ए टीचर, टीचर नहीं, एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड, आप उससे बातें करें, उनके इमोशन को टच करें, उनसे पूछें, तो बिल्कुल। शायद वो अपने दिल की बिल्कुल। बातें आपको बोलेंगे और उनका जो थोड़ा-सा उनका मन हल्का होगा, उनकी जो मानसिक बिल्कुल। स्थिति है वो अच्छी होगी। तो और हम्म। ये जो करिकुलर और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं चला सकते हैं। कभी आप जी कॉम्पिटिशन रखिए, कभी आप बच्चों को बोले कि आज गाना सुनाओ, आज कौन अच्छा गाना जी। सुनाता है, और या जी। आज डांस करो या पेंटिंग करो, या आज हम्म। एलोक्यूशन कुछ बोलो, आज तुम जी। इस विषय पे कुछ बोलो। तो ठीक। ऐसे करके आप जुड़ सकते हैं, बच्चों को थोड़ा जी उनको हल्का कर सकते हैं इस बोझ को। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक प्रश्न है डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का, जो जी, जी। दिल्ली के वहाँ पे संपादक हैं, तो उनकी बिटिया है। तो हुँ, उससे संबंधित ये प्रश्न है कि यहाँ पर अभी जो छोटे बच्चे जो हैं, ये ऑनलाइन हुँ, कक्षा में निश्चित तौर पे वो रहते ही हैं, तो उसकी हुँ, वजह से उनमें झुंझुलाहट आ जा रही है, हुँ, अवसाद और हुँ, आत्मसम्मान को ठेस कहीं न कहीं पहुँच रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी, जी। ऐसी स्थिति में बच्चों को किस प्रकार से सँभाला जाए, या फिर और क्या किया जा सकता है? बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है ये, ख़ासकर मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, जो 2 जी में मैडम। हैं, जी 3 में बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए हाँ, ऑनलाइन हाँ। एजुकेशन उनको नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देता है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल। आदत नहीं है मोबाइल की। और वो हुँ, जब हुँ, हुँ। कंसंट्रेशन, सबसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है उनके लिए,
वो जुड़ जी नहीं मैडम। पाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं 10th के 12th के, वो ग्रेजुएशन के, वो लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन 3-4 के बच्चे या 2-3 के बच्चों के लिए ये बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। और जी आप जी जी। लेकिन वही है, कोई ऑप्शन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। कभी बच्चे तो इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि मोबाइल को फेंक देते हैं। मेरे बच्चे फेंक देते बिल्कुल। हैं कभी-कभी मोबाइल को, कभी वो जी जी बोलते, कभी वो खेलते रहते हैं, मैं जाके बोलती हूँ कि तुम लोग टीचर की बात नहीं सुनते तो मोबाइल फेंक के चले जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है ना, जो हम नहीं देख जी। रहे हैं। एज़ ए बिल्कुल पेरेंट्स भी बिल्कुल। हम नहीं समझ रहे हैं, एज़ ए टीचर भी नहीं जी समझ रहे हैं। तो जी हमको जी एज़ ए जी। पेरेंट्स, एज़ ए टीचर समझना पड़ेगा उनकी स्थिति को। उनको उनके प्रेशर ना करें। मैं यही बोलूँगी पेरेंट्स को, टीचर को, कि उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। उनको एक प्रेशर नहीं दें, उनको स्ट्रेस नहीं दें। वो जितना ले पाते हैं उतना ही लेने दें। ज़रूरत 1 साल अगर जी। नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर हमारे बच्चे 1 साल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार उनका अगर मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गया तो उनके बिल्कुल जीवन भर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर बिल्कुल आपके बिल्कुल। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आप छोड़ दीजिए। जी आप उनको बिल्कुल उनको ज़बरदस्ती मत ऑनलाइन एजुकेशन में उनको लाइए। बिल्कुल 1 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर उनको खुद ही इंटरेस्ट जगेगा। नहीं तो बिल्कुल अगर बिल्कुल उनका एक बार मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गया तो फिर आपको सँभालना मुश्किल हो जाएगा एज़ ए पेरेंट। बिल्कुल तो मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस दूँगी कि समय को समझिए, स्वीकारिए और अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा पोलाइट होने की ज़रूरत है हमें अभी। बिल्कुल गुस्सा तो आता बिल्कुल। है, मुझे भी आता है, बट हाँ, मैम यहाँ पर अगला हाँ, प्रश्न है रचना बैद जी का। ये श्री जी, श्री एकेडमी स्कूल से हैं। इनका जी। प्रश्न है कि भाषा के अंतर्गत ऑनलाइन इवैल्यूएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एमसीक्यू तो ठीक है, परंतु हाँ। लंबे-लंबे प्रश्न वगैरह जो है, इसके लिए कोई और उपाय है या फिर कुछ है ऐसा? नहीं, उपाय तो अब ऐसा ही बोलेंगे कि अगर आप लंबा क्वेश्चन देते हैं तो चीटिंग चीटिंग का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आप जी, एज़ ए टीचर तो आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल, कि आपके बिल्कुल, वो बिल्कुल। बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप हुँ, बच्चे को हुँ। लिखने के लिए, जैसे आप 10 नंबर या 20 नंबर का आप क्वेश्चन देते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देते हैं, जी तो मैडम, बच्चों हाँ, को आपको टाइम भी देना पड़ेगा उतना लिखने के लिए। उतना समय और देना आप पड़ेगा। जब जी, उतना लिखते हैं, लिखने के लिए टाइम देते हैं, तो आप उतना उनके सामने आप ऑनलाइन जुड़ भी नहीं सकते हैं उतनी देरों तक। तो थोड़ा हुँ, चीटिंग का चांस तो बढ़ता ही है, बच्चे देख के भी लिख सकते हैं। तो जी, ये बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, यही बोलूँगी कि आप मौखिक मौखिक आप ले सकते हैं। जैसे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन जब आप दे रहे बिल्कुल, हैं तो बिल्कुल, आप मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, आप पूछ सकते बिल्कुल। हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हुँ, आप हुँ, हुँ, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज कर सकते हैं। और बिल्कुल। एमसीक्यू से भी उनका बहुत सारा इवैल्यूएशन हो जाता है। क्योंकि जब हुँ, भी हुँ, हम हुँ। एमसीक्यू की बात करते हैं तो जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम एमसीक्यू का आंसर नहीं जी, दे पाएँगे। उत्तर नहीं दे पाएँगे। नहीं दे पाएँगे। तो नहीं दे एमसीक्यू पाएँगे, बिल्कुल, एमसीक्यू बिल्कुल, का बिल्कुल। आंसर देने के लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा, जो टीचर ने हमें जो सिलेबस दिया है या जो चैप्टर दिया है। बिना पढ़े हम एमसीक्यू नहीं जी, दे सकते बिल्कुल। हैं। तो हुँ, हुँ, बच्चे का आपका जो उद्देश्य है बच्चे को जानना, वो बच्चे जान जाएँगे एमसीक्यू से भी। और जान आप जाएँगे। जी, बिल्कुल लिखने और के काफ़ी टाइम उत्साही रहते हैं। मैं जी, लिखने वाले को मैं नहीं उसको मैं करूँगी, क्योंकि ये चीटिंग का चांस बढ़ेगा। बच्चे देख के ज़्यादा लिख रहेंगे। सकते हैं ये, तो हाँ, फ़ायदा हम नहीं लोग भी होगा। करते हैं, गूगल फॉर्म वगैरह पे होता है, तो हम लोग देखते हैं काफ़ी वो उत्साहित रहते हैं उससे वो बच्चे। हाँ, हाँ, काफ़ी हाँ। उत्साहित रहते हैं क्योंकि उनको चूज़ करना पड़ता है और पढ़कर आते हैं और फटाफट जब वो नंबर होता है फटाफट वो जो बॉक्स है उसमें डालते जाते हैं कि हमको इतना मिला, इतना मिला। जी, उत्साह जी। रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये बढ़िया है। मैम एक और प्रश्न मैं लेना चाहूँगा यहाँ से, ये है मैडम हैं अंशु मदान जी हैं, ये जी, टैगोर जी। पब्लिक स्कूल से हैं, लुधियाना से ही हैं। हुँ, उनका हुँ। प्रश्न है कि क्या ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर ये जो बच्चे बड़े बच्चे हैं, उनकी कक्षाएँ नहीं हो सकती? समझी नहीं, मैं एक या बार फिर फिर वो ये कहना चाहती हैं हाँ, वो चाहती थी ये प्रश्न है उनका कि मतलब कि बड़े बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है हाँ, वगैरह सब हाँ, कराते हैं। हाँ। तो क्या बड़े बच्चों के साथ हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें उनका ध्यान यहाँ आकृष्ट रहे, जहाँ पे वो अपना वीडियो बंद करके ना रह जाएँ वैसा कुछ? तो ऐसा नहीं, कर क्या किया सकते जा हैं, कर सकता है? सकते हैं। लोग कर सक जी, मैं वही बोली ना कि उनको बीच-बीच में जैसे उनको अपने आप से जोड़ते रहना है। जैसे आप वन साइडेड जी, एजुकेशन ना दें। आप उनको बोले कि कैमरा ऑन करके रखो। अगर आप एज़ ए बिल्कुल। शिक्षक बोलेंगे कैमरा ऑन करके रखो, तो वो कैमरा कभी नहीं ऑफ जी, करेंगे। मुझे जी, पूरा बिल्कुल, विश्वास बिल्कुल। है, क्योंकि बच्चे, मैं बार-बार बोलती हूँ कि बच्चे शिक्षक की बात ज़्यादा हुँ, हुँ। मानते हैं, पेरेंट्स की बातें कम मानते हैं। वो शिक्षकों जी, क्योंकि वो जी। शिक्षक का सम्मान करते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा वो बिल्कुल मैडम, शिक्षकों का सम्मान बिल्कुल। करते हैं। मेरे बच्चे तो जी, ऐसा जी, ही जी, जी। करते हैं, मुझे लगता है सब ऐसा करते हैं। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं, माने नहीं। या ना माने,
उनके शिक्षकों की बात जरूर मानते हैं। तो आप अगर जी बोलेंगे बिल्कुल। कि तुम कैमरा ऑफ मत करो तो वो नहीं करेंगे। जी लेकिन लेकिन जी अगर वो जी कैमरा ऑफ नहीं करेंगे तो बीच बीच में आपको उनको पूछना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनको नाम लेके पुकारना पड़ेगा, क्योंकि जब उनका नाम लेके पुकारेंगे तो वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। और आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, आप ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं जो ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल डिबेट बिल्कुल हो या ऐसे हो या राइटिंग कंपटीशन हो, पेंटिंग हो, बिल्कुल। कोई भी करिकुलर एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। जी जी और जो भी न्यूट्रल की मैम। एक्टिविटी है जो जी करवा सकते हैं। मैम, एक प्रश्न है ये, मैम रीना सिंह जी हैं, ये कलकत्ता गर्ल्स स्कूल की हैं, शिक्षिका जी हैं जी। वहाँ की। तो इनका प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थिति जो बनी है उसमें छोटे बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाया जाए। ये निश्चित तौर पर ये प्रश्न एक माँ का है, तो हाँ हाँ। ये क्या हो सकता है मैम। अब ये तो ऐसा है ना कि बच्चों को जी पढ़ाने, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आप वही पद्धति अपनाए जो आप लॉकडाउन से पहले अपनाती थी, क्योंकि अच्छा। क्योंकि हाँ, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो जी जो जी जी। जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जैसे वो पहले हाँ हाँ। पढ़ाते थे। लेकिन जी जो जी बच्चे जी। स्कूल जाते हैं उनके लिए अभी क्या क्या हुआ है, उनका तो स्कूल जाना बंद हो गया है। एक जी स्कूल मैडम। उनके लिए मनोरंजन का साधन भी था, क्योंकि जब वो जी स्कूल जाते थे तो अपने पेयर ग्रुप से बात करते थे, अपने फ्रेंड से बात बिल्कुल करते थे, वहाँ मैदान में बिल्कुल बिल्कुल। खेलते थे, वहाँ जी जी टीचर से बातें करते थे, हंसते बोलते थे। वो सब रुक गया है उनके लिए। तो अब वो बिल्कुल घर बिल्कुल में ज़्यादा टाइम रहेंगे तो उनको फ्रस्ट्रेशन भी होता है घर में, या फिर बिल्कुल। पेरेंट्स उनको बार-बार उनको डाँटेंगे तो उनके लिए भी एक मुश्किल हो जाता है। जी तो आप बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको बार-बार यही सजेशन पेरेंट्स को दूँगी कि अगर हुँ, आपके हुँ, हुँ। बच्चे 4 महीना नहीं भी पढ़ेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं जी, बिगड़ेगा। बच्चे बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जीवन के दौर में पीछे नहीं रहेंगे। मैं इतना जी, गारंटी देती हूँ कि अगर हमारे बच्चे 6 महीना नहीं पढ़े तो वो जीवन की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे जी, बच्चे जी, उसको जी। कवर कर लेंगे। हमारा एजुकेशन बिल्कुल। सिस्टम ऐसा है जो उनको कवर कर देगा। और मैं एज ए हुँ, प्रिंसिपल, एज ए टीचर एजुकेटर सभी पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से एश्योर कराती हूँ कि अगर आपके बच्चे 6 महीना नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ाई में हुँ, हुँ। ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। हम उनके लिए हैं, हम उनको उस लाइन में लेके आएंगे। हम उनको वो बिल्कुल, शिक्षा जो वो छोड़ रहे हैं अभी, उनको फिर से वो शिक्षा हम दिलवाएंगे फेस टू फेस एजुकेशन में। बिल्कुल, आप बिल्कुल, उनके लिए उस पे प्रेशर नहीं दें। हमारा अब इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को बार-बार आग्रह है कि अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। उनके बिल्कुल, एजुकेशन पे कम, उनके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि उनका बिल्कुल, मेंटल हेल्थ अगर सही रहेगा तो कोई भी एजुकेशन पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है। हमने तो बिल्कुल। देखा है, हमने बहुत देखा है कि गाँव के बच्चे पढ़ के आते हैं, यूपीएससी करते हैं, आईआईटी जी, करते हैं, आईआईएम जी, करते हैं। जी, कैसे जी। कर लेते हैं वो? क्योंकि उनको उस टाइम में उनको वो दिया जाता है। तो अगर हमारे बच्चे 6 महीना नहीं पढ़ रहे हैं, वो इस ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको कोई फ़ोर्स ना करें, उनको मार-पीट बिल्कुल। नहीं करें, उनको डाँटे नहीं, उनसे प्यार से बात करें, उनके मेंटल हेल्थ को उनको आप अच्छा करें। जी, जी, और समझाने से बच्चे समझ जाते हैं, ऐसा नहीं समझ है कि नहीं जाते हैं, समझते। बच्चे बच्चे हैं, हैं, हाँ, हाँ, बच्चे हैं, क्यों नहीं बच्चे हैं। समझेंगे? जी, जी, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। समझ जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बच्चे समझ अ, जाते हैं। जी मैम। मैम, यहाँ पर एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, काफ़ी समय हो गया है। यहाँ पर ये जी, हैं मैडम नीरू सिंह जी हैं, माउंट लिटरा जी स्कूल से हैं, मिदनापुर से हैं। जी, उनका जी, प्रश्न है कि छोटे वाले बच्चों को में सीखने की ललक ज़्यादा होती है, परंतु जी, जी। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो कहीं न कहीं वो घटती चली जाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ, वो तो क्योंकि डाइवर्सन, उनको डाइवर्शन की वजह से। छोटे बच्चे को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है। उन्हें जी, तो जी, जी। पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन हुँ, हुँ। और थोड़ा हुँ, हुँ, हुँ। खेलना, इतना ही। लेकिन जी, जैसे-जैसे बिल्कुल। हमारे बच्चे बड़े होते हैं, वो बहुत हुँ, कुछ हुँ, हुँ। सीखने लगते हैं, अपने दोस्तों बिल्कुल, से, समाज से। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी बहुत कुछ बिल्कुल। सीखते हैं और उनका हुँ, ध्यान हुँ। बँटने लगता है। उनको बिल्कुल। अटेंशन की कमी होने लगती है। जी, जी, तो जी। आप उसको वही आप ऐसा करेंगे कि चलो फेस टू फेस एजुकेशन में तो हम उन पे कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे क्लासरूम में हम बिल्कुल। अपने बच्चों के चेहरे को समझ जाते हैं। चेहरे हुँ, को हुँ। पढ़ना हम टीचर को चेहरा पढ़ना बहुत अच्छी तरह आता है जी, और हम बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बच्चों के चेहरे को समझ जाते हैं पढ़ के कि ये बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। नहीं समझ ये रहा इसके है। मन जी। में क्या चल रहा है। लेकिन जी, बिल्कुल। ऑनलाइन में हम चेहरा नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हम जी, बिल्कुल। उनको अ, हम भी ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें तो दूसरा हुँ, प्रेशर रहता है। हमें हमारा जी, प्रेशर है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन सही तरह से दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा जी। रहे हैं। जी, उस बिल्कुल, टाइम पे हम बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों के चेहरे को नहीं देखते हैं।
तो बच्चों Absolutely. का अटेंशन वैसे भी कम हो गया है और है थोड़ा सा उनके पास बहुत सारा एक्टिविटी है आजकल, तो सोशल मीडिया का क्या बताऊं, बहुत अब ज्यादा बच्चों बाढ़ से बाढ़ बहुत ज्यादा बाढ़ है। सी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब इतना कुछ देखने को है जो वो जी देख भी नहीं पाते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो उस बिल्कुल चीज तक पहुंच जाए। तो जी थोड़ा जी सा जी तो ये हमारा है, दोष है सावधानी हमारा सिस्टम का, क्या करेंगे अब, इसको तो जी हमको जी जी समझना जी पड़ेगा। हाँ हाँ काउंसलिंग वही बोलूंगी कि अगर आप उस एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स अगर आप समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसे है, ध्यान उनका बट रहा है, तो आप उनको काउंसलिंग के जरिए आप उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। जी जी बिल्कुल मैम मैं आज यही समेटना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे ये हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है हिंदी शिक्षण समूह और संयुक्त जो प्रयास है हमारा पहचान एवं हिंदगी, हिंदी है जिंदगी, और हमारा मीडिया पार्टनर जो है वो समाज्ञा, जो सच की बात, आपकी बात सच तक पहुंचाए या सच के साथ पहुंचाता है। तो ये जो हमारा परिवार जो है उस परिवार में आप भी एक सदस्य हैं और हम लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तुरंत उसको ये जो हम लोग पहुंचे और आपने हाँ कर दिया, जुड़ी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शक जो हैं यहाँ पर, चाहे ये ऑन है या ऑफ है, इस वो निश्चित तौर पे लाभान्वित हुए होंगे। शिक्षक जो हैं हमारे, बहुत सारे यहाँ पे समय की कमी की वजह से बहुत लोगों का हम प्रश्न नहीं ले पाए क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। और मैं निश्चित तौर पे मैं पुनः कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हैं आपको भी बहुत और बहुत आगे धन्यवाद। भी आप इसी तरह से जुड़ते रहें। सर हमारे साथ थे, ये लगता है टेक्निकल कारण की वजह से वो अच्छा कहीं सर, एग्जिट हो गए हैं, राजेश सर राजेश नहीं सर दिख नहीं रहे हैं। है अभी यहाँ पर। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और पूरी टीम जो है हमारी समाज्ञा जी की, हिंदी हिंदगी, हिंदी है जिंदगी, पहचान और हिंदी शिक्षण की तरफ से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। और आपसे हम लोग बहुत सीखते हैं, मैं आपका शिष्य भी हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा, जानता रहूंगा, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप जरूर फिर से आएंगी और हम शिक्षकों को अपना ज्ञान का जो पिटारा है उसको खोलिएगा और हमको कुछ न कुछ दीजिएगा। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा और खास साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो व्यूअर्स हैं जो जुड़े हैं इतने काफी देर जी जुड़े जी हुए हैं और प्रश्न दे रहे हैं और सकारात्मक जो यहाँ पर बातें आ रही हैं, ये इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात होगी इसी पटल पर, हिंदी शिक्षण समूह जो पटल है अपना, जो सहयोग है, हमारे जो साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। समाज्ञा को निश्चित तौर पे मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। और ये बहुत बहुत कम पेपर्स में आप देखिएगा मैम, जो मीडिया जी जी पेपर्स होते हैं जो जी कि जी जी। लोगों को आगे बढ़ाते हैं, समाज्ञा जो है वो सबको लेकर चलता है। कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ यस किसी यस। को छोड़ना नहीं है। तो समाज्ञा को निश्चित तौर पे हैट्स ऑफ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल सर हैं और यहाँ पर हमारे ऋषि जी हैं, ऋषि शर्मा जी हैं, डॉक्टर ऋषि शर्मा, वो हिंदी से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत जी अच्छा जी काम कर रहे हैं। जी जी पहचान जो है हमारा, वो अपना प्लेटफॉर्म है, शिक्षकों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सारे शिक्षक जो दिल लगा के मिलते हैं और जी जी निश्चित तौर से एकदम अपने, मतलब एक परिवार है अपना। और जी जी आज जो है आपके सामने ये जो समूह है हिंदी शिक्षण जो है, इस पर भी हम लोग हमारा यही प्रयास है कि और भी जो है अपने शिक्षक जुड़े, जहां से भी जुड़े। देखिए दुबई से लोग जुड़ रहे हैं, प्रश्न दुबई से आ रहा है, लुधियाना से आ रहा है, कैलिफोर्निया से था, मैं वो प्रश्न में नहीं ले पाया। एक शिक्षक है वहां पर, वहां पे हिंदी की शिक्षा होती है, मुझे नहीं मालूम थी शिक्षण होती है। अच्छा अच्छा। तो वो हाँ हाँ प्रोफेसर सलाह जी, वो उन्होंने कहा बहुत बहुत कहा कि बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो फिर जुड़ेंगे आने वाले समय में। तो ये बहुत जी बड़ी जी बात है, एक उपलब्धि है और आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम चाहेंगे कि आप फिर आए, हमसे जुड़ें और अपना ज्ञान जो है हमसे बांटें, क्योंकि हम निश्चित तौर पे आज लाभान्वित तो हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो किस तरह से बच्चों को संभालना है और किस प्रकार से हमारा मैनेजमेंट, हमारा स्कूल, सब कुछ मिलकर पूरा, देखिए पूरा का पूरा समाज मिलकर बच्चों को बना रहा है। एक बिल्कुल एक बिल्कुल। बीज है, एक बीज है, उसमें देखिएगा पेरेंट्स अपना योगदान दे रहे हैं, मैनेजमेंट जो है, जी स्कूल मैनेजमेंट जी वो जी खड़ा है, पूरा पूरा समाज खड़ा है, जितने भी सरकार खड़ी है, हम शिक्षक खड़े हैं, सब तैयार कर रहे हैं ताकि जी वो बीज जो है एक दिन वो पेड़ बने और पेड़ बन के पुष्पित हो, पल्लवित हो जी और समाज को छत्र छाया दे। तो जी इस कड़ी में आपने हमें जो इतना ज्ञान का समय दिया और समय आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यूं ही जुड़ते रहें क्योंकि हम हाँ, आ अपने रहे हैं फिर। दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद।
जी उनको जो और उनके जो प्रश्न हैं वो हम मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक पे बहुत जी एक्टिव जी जी रहती हाँ हूँ, जी तो वो बिल्कुल, मुझे आप सीधे ऐसे भी मैम से पूछ कांटेक्ट कर सकते हैं, सकते हैं। जी मुझसे जी जुड़ सकते हैं। मैं जी उनके जी, प्रश्नों का जवाब देने में हमेशा गर्वान्वित महसूस करूँगी और मुझे वाह अच्छा बहुत लगेगा, सुंदर, अच्छा लगेगा बहुत बहुत, मुझे उनसे वाह। बात करने से। जी जी, ये बहुत अच्छा ऑफर मैं कहूंगा कि जो भी अगर प्रश्न हो मैम है यहाँ पर, उनसे पूछिए आप सभी और कभी जुड़े। भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ जी नहीं है। कभी जी जी कभी हमारे स्टूडेंट्स लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आपको कब फ़ोन करूँ? हमने देखो जी मैं टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरा हर जी एक टाइम एक ही रहता है। कभी जी भी जी फ़ोन कर सकते हो मुझे, वाह कभी भी बहुत खूब मुझे फ़ोन बहुत कर खूब। सकते हो क्योंकि मैं जी फ़ोन जी जी कभी किसी का वो रिजेक्ट नहीं करती हूँ हमेशा। मैं अगर जी बिज़ी रही तो मैं फिर से कॉल करूँगी और जी जी दर्शकों जी से यही बोलना चाहूँगी कि अगर वो नहीं अभी पूछ पाए हैं या उनके मन में बाद में भी कोई सवाल आता है, तो वो जी मुझसे कभी भी मैसेज करके या फ़ोन करके व्हाट्सएप में कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वाह हमेशा प्रयास करूँगी कि उनके सवालों का जवाब दे सकूँ। और आपको भी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे कि मैं अपनी नहीं मैम, बातें ये रख हमारा सौभाग्य है, आप अपनी हमसे बातें जुड़ी रख हैं सकी, लोग और इतना लोग जुड़े न्यूज़ हैं, जो ये है बहुत बड़ी बातें बात रख है। सके। जी जी जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, आप सभी को भी धन्यवाद। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात अगली कड़ी में। इजाजत दीजिए मुझे त्रिलोकनाथ पांडे को। फिर होगी मुलाकात हिंदी शिक्षण समूह पर, ठीक कभी 6 बजे। नमस्कार।